नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। राजस्थान विधानसभा के 200 में से 199 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है जो कि शाम 6 बजे तक चलेगी, जिसमें आपको बताना चले 1862 प्रत्याशियों के आज भविष्य पर मुहर लगेगी और इसके साथ ही 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। मतदान केंद्रों पर मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लोगों की लंबी लाइनें लगी है। मतदान केंद्रों पर तमाम तरीके की व्यवस्था की गई है और खास बात आपको बता दें, जयपुर के जो आदर्श नगर मतदान केंद्र है वहां पर जो मताधिकार करने लोग पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर, उनका स्वागत किया जा रहा है और बाकायदा रेड कारपेट के द्वारा वहां पर स्वागत किया जा रहा है। और यहां पर दो तमाम राजस्थान विधानसभा चुनाव की अगर बात कर ले तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नजर आ रही है और कई इलाकों में त्रिकोणीय मुकाबला भी नजर आ रहा है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार बात कर ले तो तमाम व्यवस्थाएं की गई है पोलिंग बूथों पर ताकि लोगों को मताधिकार करने में किसी तरीके की दिक्कतों का मुकाबला ना करना पड़े। 108 सीटों पर सीधा मुकाबला बताया जा रहा है, यानी कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस साफ तौर पर देखा जा रहा है। 80 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला भी है और जिसमें कि आज 1863 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला किया जाएगा, जिसमें से 5 करोड़ मतदाता यानी कि 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लोकतंत्र के महापर्व में सभी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। तो 80 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जिस तरीके से अब आरोप की भी झड़ी देखी जा रही है। खाचरियावास पर आरोप लगेंगे। बीजेपी प्रत्याशी गोपाल शर्मा का खाचरियावास पर आरोप देखने को मिला है। जिस तरीके से आज वोटिंग शुरू हो चुकी है सुबह 7 बजे से और उन्होंने खाचरियावास पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मतदाताओं को धमका रही है। हालांकि ये छोटी छोटी चीजें आमतौर पर मतदान के समय दिखाई देती है और निर्वाचन विभाग में इसकी शिकायत भी उन्होंने की है। खाचरियावास पर उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है। बीजेपी प्रत्याशी गोपाल शर्मा का यह आरोप है खाचरियावास पर कि वो मतदाताओं को भड़का रही हैं और उन्हें धमका रही हैं मतदान करने के लिए और इस तरीके की स्थिति निकलकर सामने आ रही है, ऐसा कहना है गोपाल शर्मा का। हालांकि देखा जाए तो आज 199 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की जा रही है और ऐसी जो छोटी छोटी चीजें हैं मतदान के समय आमतौर पर दिखाई देती है, चाहे वो फिर छिटपुट की चीजें हो या फिर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो लगातार पहले से देखा जा रहा है। बीजेपी प्रत्याशी गोपाल शर्मा की हम बात कर रही है, जहां पर खाचरियावास पर उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है। चूंकि आरोप प्रत्यारोप की जो बात है वो राजनीति में आमतौर पर पहले से देखी जाती है, लेकिन मतदान के समय अगर किसी तरीके के आरोप लगाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर भी कई सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। निर्वाचन विभाग में उन्होंने इसकी शिकायत भी की है। मतदाताओं को धमका रहे खाचरियावास, ऐसा कहना है गोपाल शर्मा का। और लोकतंत्र के महापर्व में वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें लगी हैं और वहां पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि एक मत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। मतदान केंद्रों पर तमाम तरीके की व्यवस्था की गई है। हालांकि एक खास बात आपको बता दें, 200 में से 199 सीटों पर वोटिंग इसलिए की जा रही है क्योंकि श्रीगंगानगर की करणपुर सीट से जो कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के बाद वहां पर यह कहा जा रहा है कि जो वहां पर वोटिंग है, जो मतदान है वो बाद में किए जाएंगे। इसलिए फिलहाल की स्थिति 199 सीटों पर वोटिंग किए जा रही है और 80 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन कुछ सीटों पर, यहां पर कई सीटों पर देखा जाए तो 11 पर बहुकोणीय मुकाबला है और वर्सेस में ज्यादातर दिखाई दे रहा है, यानी कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का मुकाबला यहां पर दिखाई दे रहा है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। उमंग जी, जिस तरीके से आज लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, मतदान केंद्रों पर किस तरीके की व्यवस्था की गई है और फिलहाल वहां पर कितने लोग मताधिकार के लिए पहुंचे हैं?
बिल्कुल चंदा, अगर सुबह 7 बजे की हम बात करें तो लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए पूरे राजस्थान की जनता अल सुबह ही मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है। और जी। हमने जैसा कि हम शुरुआत से भी बताते हुए आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने भी एक नारा दिया था कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। तो लोग कहीं ना कहीं इस बात को भी मान रहे हैं और सुबह सुबह मतदान केंद्रों पर अपने मत का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर पहले आप जो एक खबर के बारे में आप बता रहे थे हमारे दर्शकों को, गोपाल शर्मा और प्रताप सिंह खाचरियावास का जो विवाद जो चल रहा है पिछले 4-5 दिन से, उसके बारे में भी चंदा आपको जानकारी जी। दे दें। कल रात को करीब 8-8:30 बजे गोपाल शर्मा, जो कि सिविल लाइन्स विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ सिविल लाइन्स थाने में और इलेक्शन कमीशन में भी शिकायत दी है। उससे पहले भी वो 2 बार शिकायत कर चुके हैं। और न सिर्फ भाजपा प्रत्याशी गोपाल शर्मा बल्कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सिविल लाइन से ही अर्जित गुप्ता भी प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ शिकायत ले चुके हैं। लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं कि बार बार इन दोनों प्रत्याशियों का कहना है कि प्रताप सिंह खाचरियावास के कार्यकर्ताओं द्वारा, उनके लोगों के द्वारा हमारे पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, हमारी चुनाव प्रचार की सामग्री को नष्ट किया जा रहा है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि इलेक्शन कमीशन और जो लोकल पुलिस थाने के जो पुलिसकर्मी है वो क्या कुछ इसके ऊपर एक्शन लेते हैं। लौटते हैं मतदान वाली खबर पे चंदा। मतदान केंद्रों पर माकूल इंतजाम किए गए हैं, जो भी लोग आ रहे हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दी जा रही है किस प्रकार से मतदान करना है। इलेक्शन कमीशन ये पहले से बताता हुआ आ रहा है अपने अभियानों के जरिए, और यहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो लोग नियुक्त है वो प्रॉपर तरीके से एक चीज लोगों को समझा रहे हैं। कई जो ध्यान देने वाली बात यह है जनता, जो फर्स्ट टाइम जो वोटर्स जो यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए ये मतदान बेहद इम्पोर्टेंट है, हम कह सकते हैं। पहली बार वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस समय हवा महल विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 95 पे हम खड़े हैं। यहाँ पर जितने भी फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनसे हमने जाना कि आप क्या चाहते हैं, क्या आप बदलाव चाहते हैं या वर्तमान सरकार से खुश है। तो कहीं ना कहीं उन फर्स्ट टाइम वोटर्स के मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गहरी छाप पड़ी हुई है। उनका साफ तौर पर कहना है, वो किसी प्रत्याशी का नाम नहीं ले रहे, वो किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम यहाँ पर मोदी को जिताने आए हैं। हमने जितने लोगों से बात करी है कहीं ना कहीं उनका यही कहना है। बहरहाल अलग अलग पार्टियों के वोट डालने भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं, लेकिन जो एक बिल्कुल, यानी कि आपने जनता का मूड जाना और ज्यादातर जो है भाजपा की तरफ लोगों की जो चाहत है, वो जो देखा जाए जिस तरीके से लोगों की जो खुशी है वो नजर आ रही है। उमंग, जिस तरीके से आप वहां पर स्थानीय तौर पर मौजूद हैं और वहां की स्थिति अगर हम जानना चाहेंगे कि जनता में किस तरीके से, मतदाताओं में किस तरीके के उत्साह देखे जा रहे हैं, और अगर अभी फिलहाल बात कर ले मतदाताओं की संख्या की, तो क्या कुछ देखने को मिल रही है? ज्यादातर क्या उसमें युवा नजर आ रही है या फिर महिला ज्यादा है वहां पर, या फिर पुरुष की संख्या ज्यादा है? बिल्कुल चंदा, अगर मतदाताओं की संख्या की बात करें तो भले युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, एक मिश्र संख्या है। सबसे ज्यादा हम यहाँ पर अगर बात करें एक आयु वर्ग की तो वो 45 से ऊपर वाला जो आयु वर्ग है वो यहाँ पर इस समय ज्यादा दिखाई दे रहा है। और हालांकि युवा भी आ रहे हैं, लेकिन अब वो एक बात होती है जनता की, जो युवा वर्ग है हमारा वो कहीं ना कहीं उठने में देर करता है। तो युवाओं की जो संख्या है वो थोड़ी सी कम जरूर है, लेकिन युवाओं में भी काफी उत्साह है। भले लड़के हो लड़कियां हो, तमाम लोग यहाँ पर अपने अपने मत का प्रयोग करने आ रहे हैं। उत्साहित काफी ये लोग नजर आ रहे हैं। हमने ठीक है उमंग जी, जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार नजर डालना चाहेंगे, क्या कुछ वहां पर व्यवस्था खास तौर पर की गई है, और दिव्यांग जनों के लिए किस तरीके की खास व्यवस्था की गई है मतदान केंद्रों पर? बिल्कुल चंदा, अगर बात करें दिव्यांग लोगों के लिए तो एक अलग से कॉर्नर बनाया गया है जो दिव्यांग जन जो अपने मत का प्रयोग करने। हालांकि दिव्यांग जनों के लिए इलेक्शन कमीशन पहले ही व्यवस्था कर चुका है। दिव्यांग जनों से उनके मत का प्रयोग पहले ही इलेक्शन कमीशन करवा चुका है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं करा है उनके लिए भी यहाँ पर माकूल इंतजाम किए गए हैं। और सुरक्षा की आपने बात करी, सुरक्षा की दृष्टि से भी पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है। किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और कुछ देर पहले अभी यहाँ पर विद्याधर नगर क्षेत्र से बीजेपी की प्रत्याशी दिया कुमारी अपने मत का प्रयोग यहाँ से अभी करके गई है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया है कि लोगों में उत्साह है, लोग परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन वो देखते हुए मतदान का प्रयोग लोग कर रहे हैं। चंदा, बिल्कुल, यानी कि 1863 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। उमंग जी, जिस तरीके से लोगों में आपने उत्साह की बात की, बीजेपी की तरफ से खास तौर पर चेहरा नजर आ रहा है। हालांकि अगर ईवीएम मशीन की बात कर ले, चूंकि ये चीजें पहले से सामने आती रही हैं चुनाव के समय, ईवीएम मशीन को लेकर कई बार सवाल भी उठते हुए नजर आए हैं, और उसको लेकर क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? और सुरक्षा व्यवस्था लेकर आपने बात की कि वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं, और किस तरीके की खास व्यवस्था की गई है जनता के लिए जो वहां पर मतदाता पहुंचेंगे, ताकि किसी तरीके की दिक्कतें उन्हें ना हो?
बिल्कुल चंदा, मतदाताओं के लिए सारे सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं उनको, और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने जी। इस बारे में पूरा ध्यान दिया है, क्योंकि ईवीएम को लेकर अक्सर शिकायतें बिल्कुल। रहती हैं, लोगों के मन में ईवीएम को लेकर शंका रहती है। तो ईवीएम का एक हम कह सकते हैं चुनाव से कई कई दिन पहले उसकी एक कार्यशाला रखी गई थी। समाज से कुछ लोगों को बुलाया गया था, हर पार्टी से कुछ लोगों को बुलाया जाता है, हर पार्टी का एक हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेटर वहां पर मौजूद रहता है, उनके सामने ईवीएम की पूरी टेस्टिंग उनके सामने करी जाती है। जी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो उन्होंने हर एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखा है। खैर अभी की विशेष तौर पर अगर हम बात कर ले तो अभी सुबह के 7:50 हो रहे हैं। जी। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। बिल्कुल। और अगर हम बूथ नंबर 95 की अगर हम चंदा विशेष तौर पे बात करें जी। तो यहाँ पर एक दंपत्ति आते हैं इस बूथ नंबर 95 पे, और हर बार जब भी यहाँ पर मतदान होता है, भले लोकसभा का हो विधानसभा का हो, जी। वो जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी की तस्वीर लेकर आते हैं, और जो भी व्यक्ति, महिला पुरुष, जो भी सबसे पहले जो मतदान करता है उसको वो तस्वीर भेंट करते हैं। जी। एक सुखद हम कह सकते हैं कि एक सुंदर, एक मनोरम दृश्य है, और लोकतंत्र की इस खूबसूरती को दर्शाता है कि हर एक व्यक्ति लोकतंत्र के इस उत्सव में अपनी अपनी तरीके से भागीदारी कर रहा है। बिल्कुल, लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत और सुबह 7 बजे से वोटिंग की जा रही है। उमंग जी, आपने जिस तरीके से बताया मतदाताओं के उत्साह वर्धन किए जा रही है, हालांकि आदर्श बूथों की बात कर ले जयपुर की, तो खास व्यवस्था भी वहां पर की गई है जो कि अपने आप में अहम है। वहां पर रेड कारपेट बिछाए गए मतदाताओं के स्वागत के लिए, और खास बात यह है कि सेल्फी पॉइंट भी वहां पर देखने को मिल रहा है। उमंग जी, बिल्कुल चंदा, सेल्फी पॉइंट को लेके हम बताना चाहेंगे, ये काफी पिछले 2-3 साल से ये जो युवाओं में, और भले युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, हर वर्ग में सेल्फी लेने का एक क्रेज देखा जा रहा है पिछले 2-3 साल से। और इसी को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने हर बूथ पर सेल्फी पॉइंट बनाए, और एक नहीं 2-3 सेल्फी पॉइंट बनाए, ताकि भीड़ से बचा जा सके, क्योंकि मतदान केंद्र एक ऐसी जगह है जहाँ पर अनावश्यक भीड़ नहीं होनी चाहिए। इसी को देखते हुए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है। 2-3 सेल्फी पॉइंट हर एक बूथ पर बनाए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था यहाँ पर ना देखी जाए। और एक विशेष बात हम कहते हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग इलेक्शन कमीशन ने भी किया है। इलेक्शन कमीशन ने हर 2 घंटे में मतदान केंद्रों से मत प्रतिशत की जानकारी के तमाम पीठासीन अधिकारियों से मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करवाया। हर पीठासीन अधिकारी हर 2 घंटे बाद इस एप्लीकेशन पे मत प्रतिशत को अपडेट करेंगे, जिससे विधानसभा क्षेत्र और जिले को अपडेट मिलता रहेगा, मीडिया कर्मियों को अपडेट मिलता रहेगा। और जहां पर भी किसी भी वजह से अगर वोटिंग रुकने की शिकायत मिलेगी तो वहां पर रिटर्निंग अधिकारी और सेक्टर अफसर वहां पर पहुंचेंगे, और क्या कुछ रुकावट आई है उसको जांच करेंगे। इस बार के चुनाव में चंदा, हम कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कई महीनों पहले से अपनी तैयारी कर दी थी, भले वो टेक्नोलॉजी को लेकर हो, फिजिकल अपीयरेंस को वहां पर लेकर हो, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं सुरक्षा की दृष्टि से, सेफ्टी की दृष्टि से, वो तमाम चीजें इलेक्शन कमीशन ने उसकी पूरी तैयारी करी थी। खैर लेकिन छुटपुट घटनाएं तो चंदा देखिए होती रहती हैं। हालांकि अभी फिलहाल की बात करें तो कहीं से किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना का ठीक है। उमंग जी, आपने छिटपुट की बात की, हालांकि निर्वाचन आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने पूरे तरीके से पहले से तैयारियां कर ली हैं लोकतंत्र के महापर्व के लिए, और वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। लेकिन छिटपुट की बात कर ले तो ज्यादातर ये हर बार का कहीं ना कहीं ये खबरें सामने आती रहती हैं, छोटी छोटी चीजें आती रहती हैं कि भगदड़ मची है और किसी तरीके की हाथापाई भी देखने को मिलती है। तो उससे निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने किस तरीके के खास इंतजाम किए हुए हैं? पूरी तैयारी की हुई है चंदा उसके लिए। और हम बात करें अगर, क्योंकि हम खुद वहां पर मतदान स्थल पर मौजूद है, जो सुरक्षा कर्मी जो है, एक मतदान केंद्र पर कम से कम 3 से 4 कमरे सुनिश्चित किए गए हैं मत का प्रयोग करने के लिए। हर कमरे के बाहर 2-2 सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, जो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार के कियोस्क से बचा जा सके, भीड़ से बचा जा सके, एक एक व्यक्ति को अंदर जाने दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिला और पुरुष की, हालांकि हर बार अलग अलग लाइन लगती है, लेकिन यहाँ पर विशेष तौर पर देखा जा रहा है कि महिलाओं के लिए अलग लाइन जो लगी गई है, उससे महिला पुलिसकर्मी उनको, महिलाओं का पूरा ध्यान रख रहे हैं, एक एक करके उन्हें अंदर दिया जा रहा है। और अंदर मतदान केंद्र के अंदर जहां पर मत का प्रयोग करना है, वहां पर भी किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना फैले, तो उसके अंदर भी पुलिसकर्मी तैनात हैं। और खुद जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो लोग तैनात किए गए हैं, वो भी इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भी लोग अपने मत का प्रयोग करने अंदर आए, उन्हें तमाम चीजें सुचारू रूप से मिले, वो अपने मत का प्रयोग करें और तुरंत वापस बाहर जाए, ताकि जो दूसरे जो लोग इंतजार में खड़े वो भी जल्दी जल्दी अपने मत का प्रयोग कर सके। चंदा, बिल्कुल, एक एक मत जो है बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। उमंग जी, ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने दिया कुमारी के बारे में बताया, ऐसे और कौन कौन दिग्गज जो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए?
बिल्कुल चंदा, फिलहाल तो हम यहाँ पर हवा महल विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 95 पे खड़े हैं। अगर बात करें आमेर विधानसभा क्षेत्र की, तो वहाँ पर डॉक्टर सतीश पुनिया है जो कि निर्माण नगर इलाके में अपना मत का प्रयोग करने पहुंच चुके हैं। राज्यवर्धन राठौड़ है जो झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से है, वो अपने मत का प्रयोग वो कर चुके हैं। और तमाम ऐसे लोग हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने मत का प्रयोग कर चुकी हैं। और अगर बात करें तो अब जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है, 8 बजे भी कई लोग हैं जो अपने मत का प्रयोग करने पहुंचेंगे। समय की जिसके पास जैसी उपलब्धता होगी वो उस हिसाब से अपने अपने मत का प्रयोग बिल्कुल, यानी कि 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि ऐसे में ये जानना भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है उमंग जी, जिस तरीके से वहां पर क्योंकि शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है और हो सकता है कई बार लोग दूर दूर से भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आते हैं, तो ऐसे में शौचालय को लेकर और पानी व्यवस्था को लेकर ऐसी मूलभूत जो तमाम चीजें होती है, लोगों की जो जरूरतें होती है, उसको लेकर क्या कोई व्यवस्था ऐसी की गई है? बिल्कुल चंदा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस चीज की भी पूरी व्यवस्था की गई है। न सिर्फ पानी की बल्कि चाय नाश्ते की भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा व्यवस्था की गई है। मीडिया कर्मियों के लिए अगर हम बताएं तो साफ तौर पर हर एक वर्ग का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, जैसा कि हम अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र कर रहे थे कि 7 बजे किन किन लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। सचिन पायलट जो उन्होंने, ठीक है उमंग जी, लौटेंगे आपके पास एक एक अपडेट के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ न्यूज रूम लाइव राकेश शर्मा जी एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे जानना चाहेंगे राजस्थान के विधानसभा सीटों पर जिस तरीके से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, किस तरीके की व्यवस्था थी ये तो हमने आपको बता दी मतदान केंद्रों पर, लेकिन अब बड़ा सवाल है कि क्या 5 साल का जो रिवाज बदलने का प्रक्रिया जो यहां पर चलता आया, हालांकि सीएम अशोक गहलोत ने यह बात साफ तौर पर कह दी है कि 5 साल जो सत्ता बदलने का रिवाज चलता आया है वो इस बार ऐसा नहीं होगा, परिवर्तन नहीं देखा जाएगा, यानी कि सरकार दोबारा से सत्ता में आने की बात करते हुए सीएम अशोक गहलोत नजर आए हैं। राकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से यहां पर 1863 प्रत्याशियों के भाग्य का आज फैसला हो जाएगा, ईवीएम में कैद हो जाएगी उनकी जो किस्मत है और मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है सीएम अशोक गहलोत जिस तरीके से दावे करते हुए नजर आए हैं, क्या सत्ता परिवर्तन होगा या रिवाज जो इस तरीके से बदलता आया है उस तरीके की स्थिति देखने को मिलेगी या फिर सत्ता में फिर से कांग्रेस ही आएगी? बिल्कुल, लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके के दावे अपनी अपनी पार्टियों के अपने अपने दावे, खासतौर पर बीजेपी का अपना दावा है, पार्टी कहीं ना कहीं ये बात कर रही है कि 5 साल में जो कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है वो जाहिर सी बात है बीजेपी के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा बीजेपी का मानना है। कांग्रेस का दावा है कि जो योजना है, जो तमाम घोषणाएं इन 5 सालों में जो पार्टी ने काम किया, जो सरकार ने काम किया, उसके आधार पर हम लोग दोबारा वापसी करो। पहली बार होगा जब राजस्थान में ये रिवाज टूटेगा। कहीं ना कहीं एक प्रकार से हर 5 साल बाद में ट्रेंड राजस्थान का रहा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, और कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण बात यह भी है यहां पर कि तीसरा फ्रंट आज तक स्टेब्लिश नहीं हो पाया, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस पैरेलल 5-5 साल लगातार राज करते रहे हैं। अशोक गहलोत का यह दावा है अपने आप में काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा सकता है क्योंकि जब सरकार के अंतिम महीने थे उस समय जो घोषणाएं आम आवाम के लिए की गई थी, उन घोषणाओं के आधार पर तमाम चीजों को गौर किया जा रहा है और यह ऐसा लग रहा है। और एक गौर करने वाली बात यह भी है कि अब की बार वाकई में जो मामला है काफी उलझा हुआ सा नजर आ रहा है, यानी 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी का जो माहौल अक्सर हर चुनाव में देखने को मिलता है वो इस बार बिल्कुल एक मैंडेट के तौर पर, एक बिल्कुल फेवरेबल के तौर पर बीजेपी के फेवर में जाता दिखाई दे जाएगा। ऐसा माहौल इस बार नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह भी कि इस बार जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में है अमूमन उसमें नए लोगों की संख्या काफी ज्यादा है, भले वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस ने हालांकि अधिकतर जो चेहरे हैं पुराने चेहरों पर भरोसा किया है, उसमें काफी मंत्री चुनावी मैदान में है, लेकिन अमूमन विश्लेषण के आधार पर गौर किया जाए तो कई सीटें ऐसी भी है जो चुनाव प्रचार के दौरान या अभी तक का जो फीडबैक आया काफी उलझी हुई है, यानी कि डाइसी मुकाबला काफी दिखाई दे रहा है। चंदा, एक महत्वपूर्ण बात राजस्थान के लिहाज से एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हर 5 साल में भले अशोक गहलोत का इसके पहले का कार्यकाल रहा हो, वसुंधरा राजे का कार्यकाल रहा हो, तमाम सरकारों ने अपने अपने दम पर अपने अपनी योजनाओं के आधार पर हर 5 साल बाद में ये कोशिश की है कि शायद राजस्थान का ये रिवाज टूटेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अब तक राजस्थान का जो वोटर है हर 5 साल बाद में सरकारों को आजमाता है, दलों को आजमाता है और ये कोशिश करता है कि 5 साल में क्या कुछ चेंज हुआ, क्या अगली सरकार जो आएगी उसको क्या टारगेट देने, क्या वाकई में जो सरकार अभी गई है उसने क्या वाकई में विकास के वो काम किए हैं जो आम आवाम के लिए आवश्यक है। यानी कुल मिलाकर के अब की बार का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 23 एक प्रकार से सेमीफाइनल माना जा रहा है। 24 में लोकसभा इलेक्शन होने तो जाहिर सी बात है राजस्थान समेत हिंदी पट्टी की जो राज्य है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये 3 वो जो महत्वपूर्ण राज्य जहां मैक्सिमम सीटें लोकसभा सेक्टर की निकलेंगी और जो बीजेपी के खाते में ज्यादा से ज्यादा गई हैं, तो जाहिर सी बात है बीजेपी पूरी तरीके से इस मूड में है कि इन हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट बने ताकि लोकसभा इलेक्शन में फायदा हो सके। जी ठीक है, यानी कि जिस तरीके से हमने सत्ता परिवर्तन की तो बात कर लिया
राकेश जी, लेकिन अगर बात कर ले राजस्थान के सीएम बनने की, तो चौथी बार सीएम बनना, ये रिकॉर्ड भी कहीं ना कहीं राजस्थान में टूटता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं सीएम अशोक गहलोत। लेकिन ये स्थिति भी है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन की बात एक तरफ और मुख्यमंत्री चौथी बार बनना भी एक तरफ कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। देखिए, ये 5 साल सबने देखे हैं और मुख्यमंत्री का जो चेहरा है अमूमन एक समय तक, यानी कि कांग्रेस में जो ये 5 साल बीते हैं कांग्रेस गवर्नमेंट में, पायलट और गहलोत के बीच में जो लगातार खींचतान रही है वो सबने देखी है, सबने सुनी है। तमाम जो आरोप है, प्रत्यारोप है, कांग्रेस के अंदर ही आपसी में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चला वो लंबा चला। अशोक गहलोत एक ऐसा नेतृत्व है कांग्रेस के पास में जिसकी आवश्यकता केंद्रीय आलाकमान को दिल्ली में भी महसूस हुई, लेकिन शायद राजस्थान को छोड़कर के अशोक गहलोत जाना नहीं चाहते थे। और यही कारण है कि तमाम राजनीतिक पैंतरेबाजी के आधार पर अशोक गहलोत लगातार मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। और सिर्फ तीसरी बार यहां पर बने हैं ये ऐसा नहीं है। मदेरणा परिवार से लेकर के मिर्जा फैमिली, जो कहीं न कहीं जाट बाहुल्य इलाकों में एक वर्चस्व वाली फैमिली मानी जाती है, गांधी परिवार में एक वर्चस्व वाली फैमिली मानी जाती थी, उन तमाम बड़े नेताओं को दरकिनार करके जब पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, तो उसके बाद से ऐसा लगने लगा था कि कांग्रेस में शायद दो फाड़ हो जाएगी और मदेरणा और मिर्जा फैमिली जो है बगावत के तौर पर सामने आ सकती है। लेकिन जिस तरीके से लगातार 3 बार माफ कीजिएगा, जो एक के बाद एक हर 5 साल बाद में जिस तरीके से अशोक गहलोत ने अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ा, और इसके पहले का चुनाव जो था वो भले ही नेतृत्व पायलट का था, लेकिन उसके बावजूद सीएम गहलोत को मुख्यमंत्री की गद्दी मिलना, यानी कि कहीं ना कहीं गहलोत की गांधी परिवार में आज भी वो वजूद है जिसका अमूमन लोग इंतजार करते हैं। ये सोचते हैं कि शायद गांधी परिवार के वो लोग खास है और शायद उनके सिर पर ये ताज आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अशोक गहलोत लगातार उन तमाम जो आशंकाएं हैं, तमाम जो आकलन हैं, उनको लगातार झूठे साबित करते रहे। चौथी बार की आप बात कर रही हैं, ये तो हालांकि 3 तारीख को तय हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अशोक गहलोत का जो चेहरा है वो केंद्रीय आलाकमान के लिहाज से, राजस्थान की कांग्रेस के लिहाज से एक बड़ा चेहरा है, बड़ा कद है, बड़ा ओहदा है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह भी है कि अशोक गहलोत को राजस्थान की राजनीति से इतना जल्दी बाहर कर दिया जाएगा, ये संभव नहीं है। अगर कांग्रेस रिपीट भी होती है, अगर कांग्रेस की सीटें आती भी है, मैंडेट आता भी है, तो अशोक गहलोत इतना जल्दी राजस्थान से बाहर हो सकते हैं, ये नहीं है। क्योंकि 5 साल पहले जो बगावत पायलट ने की थी, उस बगावत का नुकसान सबसे ज्यादा पायलट को हुआ है, अशोक गहलोत को कोई नुकसान नहीं है। आज भी वो गांधी परिवार के खास विश्वास बने हुए हैं। पायलट पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो राजस्थान के लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, वोटिंग की जा रही है। लेकिन एक खास बात यह भी है कि कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत का चेहरा तो फ्रंट फुट में है ही, लेकिन अगर बीजेपी की तरफ से बात करें तो फ्रंट फुट में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जी चेहरा नजर आ रहा है। क्योंकि अगर रैलियों की बात कर ले तो चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीलवाड़ा में जनसभा को संबोधित किया, और ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी पूरे तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के तौर पर ही कॉन्फिडेंट है। देखिए, बीजेपी के केंद्रीय आलाकमान अच्छी तरीके से जानता है, विपक्ष के तौर पर बीजेपी इन 5 सालों में अगर ईमानदारी से राजनीतिक विश्लेषण किया जाए तो पूरी तरह से असफल साबित हुई है। कुछ नेताओं को छोड़ दिया जाए, खासतौर पर किरोड़ीलाल मीणा को छोड़ दिया जाए, तो सड़कों पर संघर्ष करने के लिए सिर्फ 2 ही व्यक्ति इन 5 सालों में देखे गए, किरोड़ीलाल मीणा और पूनिया चूंकि बीजेपी के अध्यक्ष थे इसलिए वो रोड पर दिखाई देते थे, लेकिन कोई भी ऐसा एक लामबंद होकर के विपक्ष के तौर पर रोड पर उतरे हो, ऐसा बीजेपी इन 5 सालों में नहीं कर पाई है। वसुंधरा राजे और संघ के बीच की अदावत नई नहीं है, पुरानी है, लगातार है, और संघ ये चाहता है कि प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के संगठन महामंत्री का जो पद है वो कहीं ना कहीं संघ के कैडर वाले व्यक्ति के पास में रहे। और यही कारण रहा कि विपक्ष में आने के बावजूद भी वसुंधरा राजे पूरी तरीके से 5 साल एक्टिव नहीं रही, और शायद यही अदावत का कारण रहा। और इसी कारण से वसुंधरा राजे और संघ के बीच में और बीजेपी के संघ समर्थित नेताओं के बीच में लगातार 5 सालों से जो वाक संघर्ष चला, उसका परिणाम है केंद्रीय आलाकमान इन तमाम चीजों को अच्छी तरीके से जानता है। और मेवाड़ में जो रैली हुई थी वहां पर पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा था कि हमारा चेहरा कमल का फूल है, उसी के आधार पर चेहरा तय होगा, जो भी मैंडेट आएगा उस आधार पर केंद्रीय आलाकमान तय करेगा। और यही कारण है, और इसी को देखते हुए कांग्रेस ने भी यही किया। जयराम रमेश की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पायलट और गहलोत के बीच में जो भी अदावत रही है उसमें वो सारी चीजें खत्म हो चुकी है, अब हमारा चिन्ह हाथ का निशान है। यानी कि कांग्रेस में भी अब इन तमाम चीजों पर मंथन शुरू हो चुका था। अगर अदावत की आपने बात की राकेश जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जनसभा को संबोधित करे थे भीलवाड़ा में, सीधे तौर पर उन्होंने राजेश पायलट का जिक्र कर दिया वहां पर कि गांधी परिवार से जब राजेश पायलट अदावत किए और उसके अदावत लेने के बाद जो है सचिन पायलट को वो अदावत की सजा भुगतनी पड़ रही है। क्योंकि अगर बात कर ले राजेश पायलट की और अशोक गहलोत की, जब लोकसभा चुनाव हुआ था 1999 में, तब वैसी स्थिति देखने को मिली थी कि पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था अशोक गहलोत ने जीत दर्ज करने के लिए, और उस वक्त जो नाराजगी देखने को मिली थी राजेश पायलट और अशोक गहलोत में, वो साफ तौर पर नजर आ रही थी। और इसी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है
कि दुखती जो दर्द तो उसको कुरेदते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए, मैं तो बड़े पीएम मोदी की जो राजनीतिक चाल है उनको समझना इतना आसान नहीं है। राजस्थान में एक जातीय समीकरणों का एक अपना ट्रेंड रहा है चंदा। गुर्जर जो समाज है वो अपने आप में एक बड़ा वोट बैंक है। मीणा गुर्जर एक बाहुल्य वाले इलाकों में निवास करते हैं और इससे पहले जो विधानसभा इलेक्शन हुए थे यानी कि 2018 में, उस 18 में गुर्जर समाज जो परंपरागत भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक माना जाता है वो सिर्फ कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट इसलिए हुआ था कि सचिन पायलट शायद राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन कांग्रेस से इन 5 सालों में गुर्जर समुदाय खफा भी हुआ, तो पीएम मोदी ने उन जख्मों को हरा करने की कोशिश की है कि राजेश पायलट के जो साथ हुआ, सचिन पायलट के साथ जो हुआ, गुर्जर समुदाय अब उन तमाम आकलनों को छोड़ करके, उन तमाम विश्वासों को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ वापस लौटे और गुर्जर बाहुल्य इलाके ईआरसीपी की उन 33 सीटों के बीच में भी आते हैं जो राजस्थान की सत्ता को तय करते हैं। वो 33 सीटें पिछली बार के 2018 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 4 सीटें वहां से प्राप्त हुई थी। यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी वो इलेक्शन हार गई। अगर वहां से मैक्सिमम सीटें यानी कि पूर्वी राजस्थान का जिक्र मैं यहां पर करना चाहूंगा, जहां पर 33 सीटें ऐसी हैं जहां पर अगर मैक्सिमम सीटें आपकी पार्टी के खाते में आती है तो आप राजस्थान की सत्ता पर काबिज होते हैं। 2 ही प्रवेश द्वार राजस्थान में सत्ता पर काबिज होने के माने गए, एक मेवाड़ और दूसरा पूर्वी राजस्थान। इन दोनों ही जो इलाके हैं वहां पर अगर पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो जाहिर सी बात है राजस्थान में बीजेपी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक पाएगा। और यही कारण था पीएम मोदी ने दोबारा 5 साल पहले जो घाव दिया गया था उन घावों पर नमक लगाने की कोशिश की है ताकि जो परंपरागत वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का रहा है वो वापस लौटकर भारतीय जनता पार्टी में आए और सिर्फ पायलट के आधार पर डाइवर्जन के तौर पर आप कांग्रेस में चले जाएं। यानी कि ये स्पष्ट रूप से ये संकेत देने का प्रयास किया है कि आपने कांग्रेस पर विश्वास किया 5 साल पहले, लेकिन उसके बावजूद ना तो राजेश पायलट को पहले कुछ दिया गया, ना जो सचिन पायलट है उनको कुछ दिया गया। ऐसी स्थिति में आपको वापस लौट करके आना चाहिए और यही कारण है गुर्जर बाहुल्य इलाकों में अब की बार बीजेपी ने गुर्जर नेताओं को, खासतौर पर विजय बैसला का जिक्र यहां पर करना चाहेंगे। कर्नल किरोड़ी बैसला का गुर्जर आरक्षण आंदोलन में बड़ा नाम रहा है। हालांकि बीजेपी विचारधारा के रहे, विजय बैसला उनके बेटे हैं, उनके देहावसान के बाद में विजय बैसला के पास में आरक्षण आंदोलन की पूरी कमान है, संघर्ष समिति का अध्यक्ष हैं और यही कारण देवली उनियारा से विजय बैसला को उतारा गया है क्योंकि देवली उनियारा अगर हारते भी तो देवली उनियारा के आसपास की जितनी गुर्जर बाहुल्य इलाके वाली सीटें हैं, खासतौर पर सवाई माधोपुर से जोड़ करके शुरू करते हैं, यानी कि अगर मीणा लोबी प्लस ओबीसी प्लस जनरल मिलकर के बीजेपी के फेवर में मतदान होता है तो किरोड़ी लाल मीणा की सीट सवाई माधोपुर से इजीली निकल करके सामने आती क्योंकि वहां पर गुर्जर बाहुल्य इलाका प्लस मीणा बाहुल्य इलाका है। तो यही कारण है बीजेपी ने जो जातीय समीकरणों का खेल खेला है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है और पीएम मोदी ने उसको सिर्फ धार देने की कोशिश की है। जी ठीक है, लौटूंगे आपके पास। उमंग जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जमीनी स्तर पर वो मौजूद है, मतदान केंद्र पर वहां पर मौजूद है। उमंग जी, किस तरीके की स्थिति वहां पर देखी जा रही है? फिलहाल जो मतदान की जो प्रक्रिया है वो जारी है, किस तरीके से इजाफा देखने को मिल रहा है मतदाताओं में? उमंग जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आप तक? बिल्कुल चंदा, आपकी आवाज में आ रही है और हम बताना चाहेंगे कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे लोगों की भीड़ यहाँ पर लगातार देखी जा रही है। आपको बता दें सुबह से ही बूथों पर लंबी कतारें हैं। और बात करें अगर प्रत्याशियों की तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी अपने मत का प्रयोग कर लिया है। अपने मत का प्रयोग करने से पहले मंदिर जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की, भगवान से अपनी जीत का आशीर्वाद मांगा। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने मत का प्रयोग करने के बाद में बाहर आकर मीडिया कर्मियों से बात की। उन्होंने बोला कि जीत हमारी होगी। और बात कर ले चंदा, अगर तो वैसे तो ये 200 विधानसभा सीटों पर मतदान होना था, लेकिन क्योंकि एक व्यक्ति की यहाँ पर मृत्यु हो गई, एक प्रत्याशी की मृत्यु हो गई, तो अब ये जो चुनाव है ये 199 विधानसभा सीटों पर हो रहा है। और जयपुर, जोधपुर समेत कई शहरों में सुबह से हम बता सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखी जा रही हैं। और अगर बात करें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान की, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जीत के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय तो आला कमान करेगा। लेकिन अगर अशोक गहलोत के पुराने बयानों की हम बात कर ले तो लगातार अशोक गहलोत ये कह चुके हैं कि सीएम पद मैं छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये पद है कि यह मुझे नहीं छोड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत अपने बयानों से जितना ही इशारा कर ले कि हम आला कमान की बात मानेंगे और जो आला कमान फैसला करेगा वही मैं करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मन में मुख्यमंत्री पद का जो लालच है, जो लालसा है, वो अभी नहीं निकल रही है। अभी थोड़ी देर पहले राकेश जी भी बता रहे थे सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की जो अदावत चली थी और जिस प्रकार से राकेश जी ने अशोक गहलोत का जो इतिहास जो बताया है, 3 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन अगर जब भी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं और उसके बाद जो चुनाव हुए हैं, कांग्रेस का जो वोटिंग प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गिरा है।
तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार भी अपने दम पर कभी भी जी। राजस्थान की सीट नहीं निकाल पाए हैं। और ये इतिहास कहीं ना कहीं, अगर इस इतिहास की बात करें तो आने वाले समय में अगर इस इतिहास ने अपने आप को दोहराया तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथ से सत्ता की चाबी खिसकती हुई नजर आ रही है। चंदा, बिल्कुल, कई सीटों पर बहुकोणीय मुकाबला, त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। उमंग जी, जानना चाहेंगे जनता का मूड, चूंकि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, एक एक मत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सब अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रही है। और खास बात यह भी देखने को मिली कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया कि एक एक मताधिकार का महत्वपूर्ण है, सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और इस बार मतदान का जो वोटिंग प्रतिशत रहा है उसके रिकॉर्ड को तोड़ने की भी बात हालांकि करते हुए नजर आई। उमंग जी, बिल्कुल चंदा, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जरूर कहा है कि आप अपने मत का प्रयोग करें। और इलेक्शन कमीशन का भी कहीं ना कहीं यही इरादा है कि जितना ज्यादा हो सके लोग बाग अपने घरों से निकले, अपने मत का प्रयोग करें। और सबसे बड़ी बात ये है चंदा कि न सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने बल्कि तमाम प्रत्याशियों ने, हालांकि वो हर बार होता है लेकिन इस बार तमाम जो प्रत्याशी हैं, इलेक्शन कमीशन है उनकी तरफ से ये साफ निर्देश जारी किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर मतदान केंद्र तक पहुंचने में परेशानी हो तो वो इलेक्शन कमीशन को या अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी को सूचित करे। वो हर प्रकार से उन्हें वहां तक ले जाना सुनिश्चित करेगा। और सभी लोग ये चाहते हैं, भले इलेक्शन कमीशन हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या तमाम पार्टियां हो, कि कहीं ना कहीं जितना ज्यादा मतदान होगा उतना ज्यादा हम कह सकते हैं कि आने वाली सरकार किसकी बनेगी वो तस्वीर क्लियर होगी। क्योंकि देखा जाता है कि जो भी वर्तमान सरकार होती है, जो आंकड़े जो अभी तक के जो देखे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार होती है, अगर इलेक्शन का जो वोटिंग प्रतिशत है अगर वो ज्यादा होता है तो कहीं ना कहीं वो प्रेजेंट सरकार के विरुद्ध जाता है। और पिछले 5 साल पहले के वोटिंग प्रतिशत की राजस्थान में अगर बात करें तो साल 2018 में 74.06% मतदान हुआ था चंदा। और जी, राजस्थान के माफ कीजिएगा, राजस्थान के 7 संभागों की अगर हम बात कर ले मत प्रतिशत की तो जयपुर संभाग में बात करें 50 सीटें थी। जयपुर संभाग में बीजेपी को 2018 में 9 सीटें मिली थी, कांग्रेस 34 सीटों पर आगे थी और जो अन्य जो थे उन्हें 7 सीटें मिली थी। उदयपुर संभाग की बात करें तो उदयपुर संभाग में 28 सीटें थी, बीजेपी को 14 मिली थी, कांग्रेस को 11 सीट मिली थी, अदर के खाते में 3 सीटें आई थी। और ये कहीं ना कहीं राजस्थान में कहावत है कि जिसने मेवाड़ को फतेह कर लिया उसने राजस्थान को फतेह कर लिया। लेकिन 2018 के अंदर ये कहावत भी गलत सिद्ध हुई थी। उदयपुर संभाग में सबसे ज्यादा 14 सीटें बीजेपी लेकर आई थी, कांग्रेस के खाते में 11 गई थी, लेकिन बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। बीकानेर संभाग की अगर बात करें चंदा तो 24 सीटें बीकानेर संभाग में थी, बीजेपी को 10 सीटों पर जीत मिली थी, कांग्रेस को 11 पर, अदर्स के खाते में 3 सीटें गई थी। जोधपुर संभाग की बात करें 33 सीटें जोधपुर संभाग में आती है, बीजेपी ने यहाँ पर 14 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 16 और अन्य के खाते में 3 आई थी। जोधपुर संभाग की विशेष तौर पर चंदा अगर बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गढ़ माना जाता है। लेकिन पिछले चुनावों में कहीं ना कहीं गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है, उन्होंने मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत को पटकनी दी थी और इस बार भी उनका ऐसा ही कुछ ठीक है। इरादा है तमाम कि संभागों की आपने बात की, कोटा ऐसे तमाम संभाग है, उस पर भी लौटेंगे। लेकिन उमंग जी, ऐसे में ये भी जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि मताधिकार करने के लिए मतदाता तो वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन ये ज्यादातर देखा जाता है कई मतदाताओं में नाराजगी भी देखी जाती है, कई कार्यों को लेकर, कई विधायकों को लेकर, स्थानीय लेकर की तमाम चीजें जो विकास है उस तरीके के जो वादे किए जाते हैं वो पूरे नहीं होते हैं, जिसके कारण कई जगहों पर मतदाता जो है मतदान का बहिष्कार करते हुए नजर आते हैं। क्या ऐसी भी स्थिति देखने को मिल रही है कोई जगह में? फिलहाल की बात करें तो चंदा ऐसी कोई स्थिति अभी हाल फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रही है। जहां तक आपने मतदाता के मूड की बात करी है तो कुछ मतदाताओं से हमने बात करी है, भले ही वो फर्स्ट टाइम वोटर्स हो या बुजुर्ग हो, महिलाएं हो। परकोटे क्षेत्र की विशेष तौर पर बात करें हम तो यहाँ पर लगभग हम कह सकते हैं मैक्सिमम लोगों ने एक तो पलायन का मुद्दा, साफ सफाई का मुद्दा, सनातन संस्कृति का मुद्दा, तुष्टीकरण के आरोप, इन 4 प्रमुख मुद्दों पर यहाँ पर लोगों ने बात करी। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है चंदा, जो लगातार बीजेपी पिछले 4.5 साल 5 साल जो बुनाती हुई आ रही है, जिस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरती हुई आ रही है, वो है महिला सुरक्षा का मुद्दा। एक बुजुर्ग महिला से हमने बात करी थी, उसका साफ तौर पर कहना था कि आज मेरे को बाहर जाने में डर लगता है, मेरी बेटी है, मेरी बहुएं हैं, उनको बाहर जाने में डर लगता है। तो आने वाली सरकार कोई सी भी हो, उन्होंने पार्टी का नाम नहीं लिया, हालांकि उन्होंने ये भी नहीं बताया और ये बताना भी नहीं चाहिए कि वो किसको वोट देकर आए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि कोई सी भी सरकार हो, हम ये चाहते हैं कि हमारी बहू बेटियां, हमारी बच्चियां जब रात को भी बाहर निकले तो उन्हें किसी के सहारे की जरूरत ना हो, उनके मन में डर ना हो। तो ये 4-5 जो मुद्दे हैं ये लगभग पूरे राजस्थान में
इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। और कुछ दिन पहले बिल्कुल, चुनाव से पहले यानी संस्कृति कि की मतदान से पहले तमाम पार्टियां दावे और वादे करती हुई नजर आई है। लौटूंगे आपके पास उमंग जी, एक अपडेट आप हमें पहुंचाते रखिए। राखी जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से स्थिति देखने को मिल रही है, हालांकि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो आम तौर पर है, लेकिन मतदान के समय आरोप प्रत्यारोप लगना कहीं ना कहीं कई सवाल उठते हुए नजर आते हैं। चूंकि जिस तरीके से अगर गोपाल शर्मा की बात कर ले, खाचरियावास पर उन्होंने सीधे तौर पर लगाया है आरोप कि मतदाताओं को भड़काया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। देखिए, महत्वपूर्ण बात ये कि ये आरोप प्रत्यारोप नई बात नहीं है। देखिए, ये लगातार चूंकि वोटिंग का दिन है और आज करो या मरो वाली स्थिति है। अगर आप सीट निकाल पाते हैं तो कहीं ना कहीं 5 साल का राज आपके पास में आता है। और जाहिर सी बात है, इस प्रकार के आरोप लगना कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि जब वोटिंग टाइमिंग होता है उस समय पर ईवीएम हैक होना, वहां पर लोगों को जो उस चुनावी सीमा के दायरे में आ रहे हैं उनको बाहर निकालना, वहां पर झड़प होना, इस प्रकार की चीजें अमूमन उन लोगों के द्वारा तूल दी जाती है जो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि निर्वाचन आयोग की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तमाम जगह पर सीआरपीएफ समेत सुरक्षा वाहिनियां लगाई गई हैं। पुलिस का माकूल इंतजाम किया गया है। किसी भी प्रकार की हरकत को लेकर के निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से मुस्तैद है। पीठासीन अधिकारी से लेकर के रिटर्निंग अधिकारी तक तमाम जो भी वोटिंग हो रही है उन पर निगाहें बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह कि कैमरे बाकायदा वहां पर लगाए गए। किसी प्रकार की इस प्रकार की आशंका होती है तो निर्वाचन विभाग तुरंत एक्शन लेता है, इस प्रकार की चीजें होने नहीं देता है। और राजस्थान के बारे में अब तक इस प्रकार की कोई बूथ कैप्चरिंग या ईवीएम हैकिंग या तमाम चीजें, इस प्रकार की चीजें राजस्थान में सुनने को नहीं मिली। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होता है। लेकिन जो 1-2 जगह की घटनाएं बीती रात हुई है उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ ब्रजेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 2-3 जगह भाजपा प्रत्याशी और एक कांग्रेस प्रत्याशी के ऊपर हमला हुआ है। और कहीं राजस्थान के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ईवीएम हैक हुई है। वहां के प्रत्याशी जो है उन्होंने निर्वाचन विभाग से शिकायत की है, देरी से मतदान शुरू हुआ। जी ब्रजेश। देखिए, अभी कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं और राजस्व मंत्री थे रामलाल जाट, उन पर हमला हुआ है। और बीजेपी के भी कई प्रत्याशियों पर हमले की ऐसी सूचना मिल रही है। और कांग्रेस के भी तमाम ऐसे कार्यकर्ताओं हैं जिन पे भी हमले की ऐसी सूचना मिल रही है। पूरे राजस्थान भर में ईवीएम की तकनीकी खामी बड़ी परेशानी बन रही है, जिसकी वजह से चुनाव आयोग को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कि अभी अलवर में आधा जो पूरी विधानसभा में आधा विधानसभाओं में तमाम ईवीएम की खामी देखने को मिली है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि पूरे जो इलेक्शन कमीशन की जो तैयारी थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम नजर आई है, क्योंकि इलेक्शन की शुरुआत होते ही खराब हो जाना ईवीएम का कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 5 करोड़ और 29 लाख के समथिंग, यानी कि अमूमन 5.5 करोड़ के आसपास मतदाता पूरे राजस्थान में है। और ये लोकतंत्र का महापर्व है जो राजस्थान में उस राज्य को स्थापित करेगा जिसकी मेहनत ज़्यादा रही है या जिसकी योजनाओं पर घोषणाओं पर आम आवाम ने भरोसा किया है। जिस तरीके का चुनाव हम देख पा रहे हैं, लग नहीं रहा है ये सेमीफाइनल है। और 24 को लेकर के जो तैयारी है, खासतौर पर भले वो इंडिया वाला महागठबंधन हो, राजस्थान में बीजेपी हो या कांग्रेस हो या एनडीए हो, कुल मिलाकर के ये 24 की तैयारी से पहले सेमीफाइनल है। मैक्सिमम सीटें जो निकाल करके पाएगा, यानी कि इन 5 राज्यों में जिस पार्टी की सीटें सबसे ज़्यादा आएंगी उस आधार पर आगे की नींव डाली जाएगी। अगर महागठबंधन की सीटें ज़्यादा आती है तो अपने आप में वो स्टेब्लिश होने की कोशिश करेंगे और ये तय करने की कोशिश करेंगे उसको लीड कौन करेगा। और अगर बीजेपी एक बार फिर से यहाँ पर लीड करती है तो जाहिर सी बात है एनडीए का कुनबा और बढ़ेगा और शायद साथ ही जो महागठबंधन जो आकार लेने की तैयारी में वो पहले से ही ध्वस्त हो जाएगा। देखिए, 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव थे वो खासकर हिंदी पट्टी में बीजेपी ने पूरी जोर लगा रखी थी कि इन 5 राज्यों में बीजेपी कहीं ना कहीं से बाउंस बैक करे। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, और जो इंडिया गठबंधन है वो इंडिया गठबंधन को एक तगड़ी चुनौती पेश करे। तो कहीं ना कहीं राजस्थान में भी ये देखने को मिलेगा आपको। राजस्थान में अगर हम थोड़ा सा आपको पीछे ले चले, 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने पूरे जोर शोर से यहाँ पे चुनाव लड़ा और बहुमत हासिल किया। जोड़ तोड़ के बाद बहुमत हासिल हो गया था उनको। लेकिन उसके बाद जो 19 वाला चुनाव आया उसमें बीजेपी ने बुरी तरह से परास्त कर दिया यहाँ पे और उन्होंने पूरी लोकसभा सीटें जीत ली थी। तो कहीं ना कहीं सत्ता का सेमीफाइनल से मुद्दे वही हैं आज भी। अगर आप लोकसभा इलेक्शन को लेकर के लोगों का जो रुझान है वहां पर वो केंद्रीय नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान के लिहाज से या स्टेट वाइज जो परिवर्तन की बात है उसको किस तरीके एक बार लग नहीं रहा है इस बार। यानी कि 2018 में जो विधानसभा चुनाव राजस्थान में हुआ था, जो सीटें कांग्रेस को मिली, 73 सीटें बीजेपी को मिली, 6 बीएसपी के पास में जो कांग्रेस में मर्ज हो गए बाद में, यानी कि इस प्रकार का समीकरण नहीं बन रहा है। डाइसी नहीं लग रहा है इस बार का इलेक्शन उलझा हुआ।
हाँ, इस बार बेहद उलझा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से पिछला चुनाव लड़ी वो इस बार नजर नहीं आ रहा है। इस बार पूरी तरह सेंट्रलाइज रखा है अशोक गहलोत को, केंद्रीय नेतृत्व को बाहर रखा। चुनाव से 2-4 दिन पहले केंद्रीय नेतृत्व आता है और चुनाव प्रचार करता है। अशोक गहलोत ने पूरी कमान संभाली, सचिन पायलट और उनके बीच में कोएलिशन बेहतर दिखा था। लेकिन बीजेपी ने भी फ्रंट फुट पर खेला है, पूरे चुनाव को हिंदुत्व पे उठा कर रखा है, और जो मुद्दे थे जैसे उदयपुर में कन्हैयालाल के साथ जो हुआ घटना, उसको उन्होंने पूरी तरह से ध्रुवीकरण की कोशिश की, और उसमें काफी हद तक सफलता मिलती दिख रही है। आप देखिएगा जयपुर में जो पीएम मोदी ने रैली की, वो कितनी बड़ी मास रैली थी, उसमें जनता का भीड़ देखने को मिला, और वो नारे जो है वो जनता के साथ उनको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी, पीएम मोदी एकदम एक सेमीफाइनल की तरह चुनाव लड़ते हैं। और बीजेपी की खासियत बात है कि बीजेपी कोई भी चुनाव लड़ती है तो उसको अंतिम चुनाव मान के लड़ती है, उसको लड़के उसको जीतना ही होता है, चाहे वो अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी है, वो दोनों जान लगा के लड़ते हैं। और भारत जोड़ो यात्रा का फायदा होगा कुछ लगता है? राहुल गांधी राजस्थान में भी काफी दिन तक रहे थे, राजस्थान कई इलाकों में घूमे। पूर्वी राजस्थान में कुछ लाभ हो सकता है। ईआरसीपी के मुद्दे जो बीजेपी उस पर कमजोर साबित होगी, कहीं ना कहीं सचिन पायलट और उन लोगों को लाभ मिल सकता है। ईआरसीपी का मुद्दा थोड़ा सा बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और बीजेपी उस पर असहज महसूस हुई है, क्योंकि उनके जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, वो उतने धारदार साबित नहीं हुए कांग्रेस के सामने, और उसको अशोक गहलोत ने काफ़ी मजबूती से रखा है। अशोक गहलोत ने उसको फ्रंट फुट पर खेला, और पूरे राजस्थान में आप देखिएगा उसको मुद्दा बनाया। आप देखिए यहाँ से लेकर जैसलमेर से लेकर पूर्वी राजस्थान तक कैसे उन्होंने बड़ा मुद्दा बनाया। केंद्र पैसा नहीं देगा तो हम पैसा देंगे, हम पैसा लगाएंगे। उसने कहा कि हमने बजट दे दिया, लेकिन असलियत तो यही है कि जनता के बीच में दोनों थोतलेबाजी कर रहे हैं, दोनों अपने को दिखा रहे हैं कि हम ही कर रहे हैं, लेकिन कर कोई नहीं रहा है। और अभी तक असलियत है कि जनता को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं राज्य की सरकार है, अशोक गहलोत की सरकार है, उन्होंने कोशिश किया कि हम इसको सेंट्रलाइज करें और पूर्वी राजस्थान में पूरी तरह से इस मुद्दे को हवा दे दें। तो हवा भी दिया उन्होंने, हवा दिया है, और हवा देकर उन्होंने पूर्वी राजस्थान में वोट इकट्ठा करने की पूरी कोशिश की। ठीक है राकेश जी, राजस्थान के सियासी समीकरण क्या कुछ कहते हैं, इसकी चर्चा के लौटेंगे आपके पास, लेकिन सुरई से हमारे संवाददाता तुषार पुरोहित हमारे साथ जुड़ गई हैं। तुषार, मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है, वहां पर स्थिति क्या कुछ देखने को मिल रही है? सुरक्षा को लेकर क्या खास पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? लोकतंत्र के महोत्सव को लेकर सिवनी जिले में मतदाताओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। कल सुबह से ही मतदाताओं ने मतदान के लिए घरों से निकल चुके हैं। मैं सिवनी के संदर्भ में आप बता दूं कि 3 विधानसभा सीटों के लिए मतदान शुरू हुआ है, जहां पर सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया था। लगभग जिले में 754 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें तकरीबन 8,16,253 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने जो भी पसंदीदा प्रत्याशी है उनको मतदान कर रहे हैं। जी तुषार, फिलहाल अगर बात कर ले मतदाताओं की संख्या की, तो किस तरीके के आंकड़े देखे जा रहे हैं, संख्या देखी जा रही है? क्या उसमें ज्यादातर युवा वर्ग के शामिल हैं, या फिर ज्यादातर देखे जाए जो 40 से 45 वर्ष की आयु के वो लोग शामिल हैं? जी बिल्कुल, जितना हर साल जब भी वोटिंग लिस्टों में संशोधन होता है तो युवा मतदाता जुड़ते हैं, और तकरीबन लाखों की संख्या में इस बार युवा सिरोही जिले में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और युवाओं में सुबह से ही गजब का उत्साह है, चाहे ठंड का मौसम होते हुए भी वो सुबह जैसे ही मतदान प्रक्रिया 7 बजे शुरू होगी वो पहुंच गए और उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। तो इस सिरोही में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां पर भाजपा, कांग्रेस और बाप पार्टी में सीधी टक्कर देखी जा रही है। सिरोही विधानसभा के संदर्भ में बता दूं तो सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा और भाजपा के पूर्व मंत्री ओटाराम निवासी के बीच में टक्कर देखी जाएगी। वहीं छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के समाराम ग्रासिया और कांग्रेस के लीलाराम ग्रासिया और बाप पार्टी से मेघराज ग्रासिया ने दोनों ही प्रत्याशियों की नींद हराम कर रखी है। और रेवदर विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो वहाँ भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर है, लेकिन वहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल टाना ने भाजपा प्रत्याशी की नींद हराम कर सीधी भाजपा के वोटों पर सेधमारी की जाएगी। चंदा, ऐसे में जनता का मूड जानने की कोशिश करेंगे। तुषार, जनता का मूड क्या कुछ कहता है? चूंकि आप धरातल पर रहेंगे, वहां पर जनता से लगातार आप मुखातिब भी हुए हैं, बातचीत भी करते हुए नजर आए। ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं? तुषार, बिल्कुल, जैसे कि युवा इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं। छिंदवाड़ा आबू विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। चाहे एजुकेशन की बात करें तो अभी कॉलेज स्वीकृत हो गई थी सरकार द्वारा, लेकिन अभी तक छिंदवाड़ा आबू में कॉलेज नहीं खुली। इसको लेकर युवा में थोड़ा आक्रोश है। ये वो चाह रहे थे कि यहाँ से मौजूदा जो 3 बार विधायक, इस बार 4थी बार भाजपा ने प्रत्याशी बनाया, उनके द्वारा जो विकास कार्य नहीं करने के गंभीर आरोप उन पर लगे थे। ऐसे में लेकर कहीं न कहीं युवा इस बार परिवर्तन की मूड में, तो ऐसे में कांग्रेस को सीधी टक्कर दे रही है। लेकिन भाजपा से ही बागी मेघराज ग्रासिया जो मौजूदा विधायक समाराम ग्राम
भाजपा के गांव का ही निवासी है और वही उनको बड़ी चुनौती दे रहा है। लगभग 15,000 वोट किसी भी तेज मारी भाजपा को होगी, ऐसे में भाजपा प्रत्याशी को यहाँ सीधा सीधा नुकसान होते दिख रहा है। बिल्कुल 1863 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है और ऐसे में तमाम दिग्गज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया, वसुंधरा राजे ने भी मतदान किया है। हालांकि तुषार, अगर बात कर ले कांग्रेस सरकार की गारंटियों की, तो चूंकि जिस तरीके से गारंटियों का प्रचार प्रसार किया गया है उसका असर जनता पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? चंदा, आपने पूरे प्रदेश में इस बार देखा होगा कि जो भाजपा के स्टार प्रचारक हो या कोई भी प्रचारक, उन्होंने विकास के नाम पर वोट नहीं मांगे हैं। वही धर्म और सनातन को लेकर उनके प्रत्याशी मैदानी रण में भाग्य आजमा रहे हैं। लेकिन सिरोही यहाँ कहीं अन्य जिलों की बात हो, कांग्रेस ने विकास के कार्य करवाए, इस बात को तो भाजपा भी इनकार नहीं करते हैं। लेकिन कोई इस बार जो आक्रोश होता है सरकारों को लेकर 5 साल कांग्रेस को लेकर, वो इस बार जनता में नहीं देखा गया। ऐसे में ये कोई इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस सरकार प्रदेश में इस बार रिपीट नहीं हो जाए। जी, अगर तुषार बात कर ले वोटिंग प्रतिशत की, चूंकि वोटिंग प्रतिशत से कहीं ना कहीं ये आगे की स्थिति तय हो जाती है कि आखिरकार सत्ता परिवर्तन होना है या फिर जो रिवाज है वो उस तरीके के बदलाव देखने को मिलेंगे। हालांकि 2018 की बात कर ले तो 74 कुछ संख्या देखने को मिली थी वोटिंग प्रतिशत में। क्या पिछले बार से इजाफा देखने को मिल सकता है? किस तरीके के उत्साह नजर आ रहे हैं मतदाताओं में तुषार? भारत निर्वाचन आयोग और राजस्थान निर्वाचन आयुक्त द्वारा जो नवाचार किए गए हैं, 80 वर्ष के ज्यादा के आयु के मतदाता उनको घर जाके मताधिकार का प्रयोग करवाना, महिला बूथ की अलग से व्यवस्था करना, दुर्गम क्षेत्रों के अलग पोलिंग बूथ बनाना, इस तरह से तमाम वो प्रयास है निर्वाचन आयोग के, जिससे मतदान प्रतिशत बढ़ना तो तय है। इससे क्योंकि जो मतदान करने से वंचित लोग रह जाते थे, उनको कैसे भी करके निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान पोलिंग बूथ पर पहुंचाने के लिए तमाम प्रयास राज्य सरकार के लिए क्या कुछ खास व्यवस्था की गई है? और मूलभूत जो चीजें हैं जैसे कि शौचालय, पानी की व्यवस्था, उसको लेकर क्या खास इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, सिरोही जिले के संदर्भ में बता दूं चंदा की जो अति संवेदनशील जो पोलिंग बूथ होते हैं, जहाँ पर ये आशंका जाहिर की जाती है कि यहाँ कोई अग्नि घटना हो जाती है, वहाँ पर सशस्त्र बल के जो जवान होते हैं उनको हथियार को साथ तैनात कर दिया जाता है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अग्नि घटना नहीं हो और जो मतदाता है वो निर्भीक होकर मतदान करे और अपने प्रत्याशी के फेवर में मतदान को किसी भी तरह का भय नहीं हो। इसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा वो तमाम प्रयास किए गए और बीती रात वो खुद फील्ड में थे और कई क्षेत्र के गाँवों का दौरा करके सुरक्षा, छाया, पानी, स्वच्छता आदि की वो जो व्यवस्थाएं जो नियमित रूप से होनी चाहिए उसको लेकर आपसे दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही कार्मिकों को हिदायत दी गई है कि चुनावी कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाए। यदि ऐसा कुछ होता है तो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी आपने तमाम बातें की। हालांकि अगर जनता की प्रतिक्रिया की बात कर ले, मतदाताओं की प्रतिक्रिया की बात कर ले, तो क्या कुछ देखने को मिल रही है? किस तरीके का रुख उनका देखने को मिल रहा है तुषार? जी बिल्कुल, वो जो मतदाता है वो चाह रहे हैं कि हम इस बार ना तो जाति देखेंगे ना कोई पार्टी देखेंगे, हम उसी योग्य उम्मीदवार को देखेंगे जो विकास के कार्यों में जनता का सहभागी बने, क्षेत्र का विकास करवाए, क्षेत्र प्रगति करे, उन्नति करे, आगे बढ़े। उसको लेकर युवा में गजब का उत्साह है। युवा चाह रहे हैं कि योग्य उम्मीदवारों का उसी को हम अपना मत देंगे और उसको विजय बनाएंगे। ठीक है, कई इलाकों में बहुकोणीय मुकाबला, त्रिकोणीय मुकाबला तुषार देखा जा रहा है। वहां पर तमाम गारंटियों की बातें तो करते हुए नजर आए हैं, लेकिन अगर बीजेपी की तरफ से बात कर ले तो फ्रंट फुट में हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने आया है। वहां पर जनता जो है उनका रुख देखने को क्या मिल रहा है और क्या लग रहा है इस बार जो सत्ता परिवर्तन का जो पैटर्न बनता आया है वो किसी तरीके के बदलाव उसमें देखने को मिल सकते हैं? जी बिल्कुल चंदा, जैसे कि जो एमपी के चुनाव होते हैं वो जरूर मोदी जी के नाम पर लड़े जाते हैं और जनता उनके साथ जाती है, लेकिन जो विधायक और इनके चुनाव होते हैं वो स्थानीय मुद्दों पर, स्थानीय विकास कार्यों को लेकर जनता में रहता है कि क्षेत्र के विधायक जो मौजूदा जिनको अवसर जनता ने पूर्व में दिया गया उनके द्वारा क्षेत्र में कितना विकास करवाया गया। यदि विकास कार्य नहीं करवाया जाता तो कहीं न कहीं उन प्रत्याशियों को क्षेत्र में विरोध की झेलना पड़ता है और विरोध का खामियाजा आज मतदान के दिवस भी इनको देखने को मिल सकता है। लेकिन क्षेत्र की जनता विकास चाहती है और यदि वो विकास प्रत्याशी नहीं करवा पाते हैं तो उनको वो जिस तरह विजय बनाती है उनको ठीक है, ऐसे में ये भी जानने की कोशिश करेंगे तुषार, जिस तरीके से मतदाता वहां पर पहुंच रहे हैं, हालांकि देखा जाए मतदान केंद्र से कुछ मतदाता ऐसी भी जगहों पर रहते हैं जिन्हें आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसको लेकर क्या कुछ खास व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, ऐसे जो मतदाता हैं जो मतदान केंद्र पर पहुंचने के लिए किसी न किसी दुविधा झेल रहे हैं उनके लिए कोई
तो दुपहिया वाहन हो या चौपहिया वाहन की व्यवस्था संबंधित प्रत्याशियों द्वारा की जाती है, ताकि कोई भी व्यक्ति मतदान से वंचित नहीं रहे, वो अपनी लोकतंत्र के रंगीलो त्योहार में अपनी सहभागिता निभाए। और मतदान प्रतिशत बड़े स्थल पर प्रशासन भी अपनी ओर से अलर्ट है। और वही यदि कोई मतदान बूथ पर जाने के लिए आवश्यकता में चल के नहीं जा सकता, उनके लिए मतदान केंद्र पर व्हील चेयर की व्यवस्था होती है, उसमें उसको बिठाकर मतदान बूथ पर लेके जाया जाता है, ताकि वो अपना मताधिकार का प्रयोग कर सके। किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसको लेकर प्रशासन द्वारा हर मोर्चे पर मुस्तैदी से निभायत बनाए रखी। कुछ जिला निर्वाचन अधिकारी भंवरलाल जो हमारी बात की, वो कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं हो और कोई मतदाता को असुविधा नहीं हो, इसको लेकर स्वयं लगातार फील्ड में मुस्तैदी से हर मतदान केंद्र का। तुषार, हालांकि देखा जाए कई मतदान केंद्रों में मतदाताओं के उत्साहवर्धन के लिए रेड कार्पेट लगाए गए हैं, बाकायदा उनका स्वागत किया जा रहा है। किस तरीके की खास व्यवस्था वहां पर की गई है? और हालांकि सेल्फी पॉइंट की बात करें तो उनको लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, सिरोही जिले में भी ऐसे मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहाँ सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए। एक मैं आपको सिरोही जिले के नवाचार बता दूं कि एक जो सिरोही जिले के झाड़ोली गांव में मतदान केंद्र बनाया गया है, जिस मतदान पोलिंग बूथ को महिला कार्मिकों द्वारा संचालित किया जा रहा है, और उसमें जो भी कार्मिक तैनात है और वहाँ महिला वोटर्स भी आएंगे, और जो पूरा संचालन वोट करवाने की व्यवस्था महिलाओं की जिम्मेदारी है। एक चुनाव आयोग का नवाचार जिले में देखा जा रहा है, जो काबिल तारीफ की है। ठीक है तुषार, बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम अपडेट के लिए। हमारे साथ धौलपुर से अनूप शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है। अनूप, जिस तरीके से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू, मतदाताओं में किस तरीके का उत्साह वहां पर देखा जा रहा है, और संख्या की बात कर ले तो किस तरीके का इजाफा देखने को मिल रहा है? विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू से ही प्रारंभ हो गई। 7 बजे से पहले ही लोगों ने लाइन में लगना प्रारंभ कर दिया था जी। 7 बजते ही वोटिंग स्टार्ट हुई और लोगों ने एक एक करके अपने मत का प्रयोग करना शुरू किया। इस बार महिला मतदाताओं में ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि बराबर जितनी लाइन पुरुष मतदाताओं की है, उतनी ही लाइन महिला मतदाताओं की भी देखी गई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अनूप बात कर ले तो क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? मैम, जिले में कुल 928 मतदान केंद्र, जिनमें 409 संवेदनशील मतदान केंद्र, जिनमें धौलपुर विधानसभा के 90, बसेड़ी विधानसभा के 73, बाड़ी विधानसभा के 163 और राजाखेड़ा विधानसभा के 63 संवेदनशील मतदान केंद्र है। मतदान केंद्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर, वेब कास्टिंग और वीडियोग्राफी के जरिए कड़ी नजर रखी जा रही है। ठीक है, हालांकि अगर बात कर ले किस तरीके से जनता का मूड देखा जा रहा है, जनता की प्रतिक्रिया क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है? जनता की प्रतिक्रिया देखा जाए तो जनता इस बार विकास के मूड में, जनता ऐसे प्रतिनिधि को वोट देने के मूड में है जो जनता के बीच है, जनता उनसे कभी भी संवाद कर सके, जनता उनसे मिल सके जी। अगर बात कर ले जिस तरीके से वहां पर व्यवस्था की आपने बात की, और दिव्यांग जनों को लेकर और वृद्ध जनों को लेकर क्या कुछ खास व्यवस्था की गई है ताकि ये दिक्कतें उन्हें ना हो और अपने मताधिकार का प्रयोग करें? संवेदनशील मतदान केंद्रों को देखते हुए पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रिजर्व फोर्स बल तैनात किया गया है उन मतदान केंद्रों पर जहाँ जो संवेदनशील और अति संवेदनशील है, इसलिए इस चीज की संभावना दंगे की या किसी भी तरीके की मतदान में गड़बड़ी होने की संभावना नगण्य नजर आती है। ठीक है, ऐसे में अनूप ये जानना भी महत्वपूर्ण हो जाता है, हालांकि बताया ये भी गया है कि 928 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन उसमें से क्रिटिकल जो बूथ है वहां पर क्या खास इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा को लेकर? मैम, सुरक्षा को लेकर इंतजाम किए गए, वहाँ अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है। और साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स की बात कर ले तो कितनी की तैनाती की गई है? पहले मैम दो टुकड़ियां अलग से एक्स्ट्रा तैनात की गई हैं इन 409 बूथों पर। चलिए अनु, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जिस तरीके से लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत और लोग सुबह 7 बजे से वोटिंग कर रही हैं, शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है, लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। 1863 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा, ईवीएम में क्या हो जाएगी उनकी किस्मत, और साथ ही 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। हालांकि इससे पहले आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया और मत के प्रयोग करने को लेकर उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ने की बात कही है। उधर साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने भी दावे किए हैं कि उनकी जो गारंटियां हैं, जो उनके विकास हैं, उसको लेकर जनता कहीं ना कहीं वोट करती हुई नजर आएगी। हालांकि 11 विधानसभा सीटों पर बहुकोणीय मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है, वर्सेस की स्थिति है, लेकिन तमाम जो और भी राजनीतिक दल हैं वो भी लगातार दावे और वादे करते हुए नजर आ रही है। एक एक बूथ पर तमाम बंदोबस्त किए गए हैं, सुरक्षा को लेकर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात किए गए हैं, और खास करके जो तमाम मूलभूत चीजें हैं,
शौचालय, पानी व्यवस्था को लेकर भी खास तैयारियां बूथों पर की गई है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के उत्साहवर्धन के लिए तमाम व्यवस्था की गई है। रेड कार्पेट बिछाए जा रहे हैं। सेल्फी पॉइंट भी खास तौर पर इस बार केंद्रित कहीं ना कहीं रहा है। तो दिव्यांगजन कार्मिकों के लिए भी खास व्यवस्था की गई है। और इसके साथ ही पोखरण की बात कर ले तो 306 बूथों पर वोटिंग की जा रही है। तमाम क्षेत्रों पर वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि एक मत जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे में ये लगातार लोगों के जहन में सवाल उठ रहा है, क्या इस बार जो सत्ता परिवर्तन का पैटर्न है वो बदलाव देखने को मिलेगा, किस तरीके की स्थिति देखने को मिली, वो तो हालांकि 3 दिसंबर को तय हो जाएगा। लेकिन फिलहाल 1863 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम के मशीन में आज कैद होनी है। लोग पहुंच रहे हैं और खास बात यह है कि लोगों में कहीं ना कहीं अवेयरनेस नजर आ रही है। लोग घर से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। और जो तमाम दावे और वादे राजनीतिक दल करते हुए नजर आए, उनके बीच जनता का मूड क्या कुछ है, वो तो हालांकि स्थिति 3 दिसंबर को साफ हो जाएगी। राकेश जी, एसोसिएट एडिटर, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश जी, जनता का मूड क्या कुछ कहता है, वो तो 3 दिसंबर को कहीं ना कहीं तय हो जाएगा, लेकिन वोटिंग प्रतिशत के तौर पर ये सामने स्थिति आ जाती है कि आखिरकार सत्ता परिवर्तन में जो पैटर्न है उसमें बदलाव कहीं ना कहीं नजर आएगा या फिर नहीं। हालांकि वोटिंग प्रतिशत की बात कर ले 2018 की तो 74% देखने को मिले थे। क्या लग रहा है आपको, इस तरीके का इजाफा देखने को मिलेगा जो मतदाता हैं उसमें कहीं ना कहीं अवेयरनेस नजर आ रही है? नहीं, देखिए, मैं तो बात है, अगर बम्पर वोटिंग होती है जाहिर सी बात है सरकार के खिलाफ वो चीज़ें जाती है। ऐसा अमूमन तमाम उदाहरणों में देखने को मिला है। और जिस तरीके से अंदाज़ा लगाया जा रहा है, खासतौर पर राजस्थान के लिहाज से निर्वाचन विभाग ने जो तैयारियां की है, तमाम सेल्फी पॉइंट का जिक्र आपने अभी किया है, और पहले मतदान फिर जलपान वाला जो स्लोगन निर्वाचन विभाग ने दिया है अपने आप में महत्वपूर्ण है। लगातार पिछले 1.5 माह से निर्वाचन विभाग की ओर से लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा था और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। तो यही कारण है कि लोगों में काफ़ी उत्साह है। और जो नव मतदाता हैं जो इस बार एनरोल्ड हुए हैं, उनकी संख्या भी अच्छी खासी है। खासतौर पर महिलाओं का जिक्र किया जाए तो 3 से 4% के आसपास उनका वोटिंग शेयर बढ़ा है, यानी कि उनकी संख्या बढ़ी है। 9 मतदाता जो 18 प्लस हुए हैं, अभी जिनका नाम एनरोल हुआ है, वो भी पहला वोट अपना देंगे और मतदान बूथों पर पहुंच चुके हैं। लेकिन कई इलाकों में जो सूचना हमारे पास आ रही है, वहां पर कई इलाकों से सूचना ऐसी भी आ रही है कि ईवीएम में दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लंबी कतारें वहां पर देखी जा रही है। तमाम जो हमारे रिपोर्टर्स पूरे राजस्थान में, उनके यहाँ से फीडबैक यही आ रहा है कि अमूमन तकनीकी खामियों का सामना वहां पर करना पड़ रहा है। हालांकि निर्वाचन विभाग के अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी वहां पर मौजूद है और तमाम समस्याओं के समाधान के लिए वहां पर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जिन तमाम वोटिंग शेयर का या वोटिंग परसेंटेज का जिक्र आप कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार से माना जाएगा कि पिछले 1.5 माह में जिस तरीके से निर्वाचन विभाग ने लगातार, भले ही वो नुक्कड़ नाटक हो, चाहे कॉन्फ्रेंस हो, चाहे बैठकें हो, चाहे आम आवाम के बीच में जाकर के मतदान के प्रति जागरूक करना, वो तमाम अभियान उन्होंने चलाए हैं। और यही कारण है कि इस बार पूरी उम्मीद है कि राजस्थान में वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। और वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का जो ट्रेंड है, पिछली बार जो जिक्र आपने किया है 74 के आसपास मतदान हुआ था, तो उम्मीद यही है जिस तरीके सुबह 7 बजे से पहले वोट के साथ ही मतदान केंद्र जैसे ही ओपन हुए और लोग वहां पर पहुंचे, जो लाइनें वहां पर लगी है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, देखने वाली बात है। लोगों में अच्छा खासा खुशी का माहौल है। लोग चाहते हैं, क्योंकि सरकार चुनने की जो खुशी है, जो जोश है लोगों में, वो तमाम मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, लोकतंत्र के महापर्व को लेकर लोग उत्साह है, मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि राजस्थान के सियासी समीकरण को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, किस तरीके से सियासी समीकरण कहते हैं। तमाम संभागों को लेकर हमने भी चर्चा की। जिस तरीके से राजस्थान के 29 में से 36 मंत्रियों को टिकट मिला है, और अगर बात करें राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की, तो वो गारंटियों को लेकर काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। राकेश जी, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि मेरी जो गारंटियां, मैंने 7 गारंटियां दी हैं, जनता उसको समझेगी और जो मैंने विकास किए हैं उसके आधार पर वोट कहीं ना कहीं मुझे मिलेगा। देखिए, पूरा चुनाव गारंटी का चुनाव है। सबसे पहले गारंटी जो शब्द आया था वो मोदी जी की जुबान से आया था। पीएम मोदी ने जैसे ही राजस्थान दौरा किया, उस दौरान ने कहा था कि मोदी का नाम ही गारंटी है, और जो गारंटी है उसको पूरा होने की गारंटी मोदी का नाम है। तो यहाँ से चीज़ें शुरू है और उसके बाद में कांग्रेस ने भी इस पूरे फैक्टर को कैच करने की कोशिश की, और सीएम अशोक गहलोत ने जो है 7 गारंटी जो अपनी जारी की, आम आवाम के लिहाज से जो घोषणा है कि उनको 7 गारंटी के तौर पर देखा जा रहा है, उसको घोषणा पत्र में भी बाकायदा दोनों पार्टियों ने जगह दी है। और गारंटी का मतलब यानी कि वो वादे जो
कहीं ना कहीं सरकार बनने के बाद में पूरे किए जाएंगे और आम आवाम को रिझाने के लिए तमाम चीजें की जाती रही हैं। और पहले जो घोषणा पत्र आया करते, जो संकल्प पत्र आया करते थे, उसमें अमूमन ये कहा जाता था कि चुनाव जीत करके अगर हम आते हैं तो जाहिर सी बात है ये जो वायदे हमारे इसमें उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वायदे पूरे हो ना हो, अब की बार उस शब्द को बदला गया है। एक प्रकार से राजनीतिक पैंतरेबाजी को देखते हुए अब की बार वो नाम गारंटी दिया गया, यानी कि वादे पूरे हो या ना हो, लेकिन वादों पर अगर गारंटी है तो जाहिर सी बात है उनको पूरा किया जाएगा। और यही कारण है कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने इस शब्द का प्रयोग किया है। और अमूमन सबसे बड़ी बात है कि 3 दिसंबर को क्या कुछ होगा ये मतदाता आज तय कर देगा। ईवीएम में तमाम प्रत्याशियों का भाग्य कैद हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये चुनाव रोचक रहा है, ये बहुत ये माना जा सकता है कि पिछले 5 साल में तमाम प्रत्याशियों जो पिछली बार हारे थे उन लोगों की मेहनत का नतीजा आज ईवीएम में कैद होगा। जिन लोगों को पहली बार टिकट मिला है उन लोगों के भाग्य का फैसला आज होगा। और जो लोग लगातार 5 से 10 साल 20 साल की राजनीति लगातार करते आ रहे हैं उन लोगों का भाग्य भी आज कैद होगा। राजस्थान में क्या कुछ समीकरण बैठेगा, किस करवट उठ बैठेगा, किस तरीके से जातीय समीकरण ईवीएम में कैद होंगे, ये दोनों ही पार्टियों के बीच में अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि दोनों ही स्पष्ट नहीं है। बीजेपी के दिमाग में सिर्फ ये है कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और 5 साल में होती है। जो रिवाज राजस्थान का रहा है, जो मिजाज राजस्थान का रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे फेवर में आएगा। लेकिन चुनाव प्रचार खत्म होते होते जिस तरीके से समीकरण उलझे हैं और कैंडिडेट लिस्ट के बाद में जिस तरीके से कांग्रेस ने पुराने दिग्गजों पर दाव ज्यादा खेला है, बीजेपी में भी बगावत का सुर देखने को मिला, कई जगह पर नए चेहरे उतारे गए हैं। और खासतौर पर जोधपुर से लेकर के यानी कि मारवाड़ से मेवाड़ तक और खासतौर पर ढूंढाड़ और इधर से पूर्वी राजस्थान, जिस तरीके जातीय समीकरणों में बांटा गया है तमाम सीटों को, तो अपने आप में काफी रोचक चुनाव है। और जो रिजल्ट आएंगे चंदा, ये बहुत रोचक आएंगे। अब की बार देखिएगा नए चेहरे जो अमूमन खासतौर पर यहां पर अगर शिव विधानसभा जो बाड़मेर में है वहां का जिक्र करना जरूरी है। वहां पर रविंद्र सिंह भाटी जो 7 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते, ये वो चेहरा है जो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा है। विद्यार्थी परिषद से उन्होंने यूनिवर्सिटी में टिकट मांगा, वहां टिकट नहीं मिला, समर्थकों ने हौसला दिया तो निर्दलीय लड़कर के यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बने। बीजेपी में शामिल होते हैं 7 दिन पहले विधानसभा चुनाव के दौरान। बीजेपी में शामिल होने के 7 दिन बाद टिकट के लिए अप्लाई करते, पार्टी टिकट नहीं देती है, तो समर्थकों के बलबूते यानी कि अपने वायदों के बलबूते, समर्थकों की अपनी लोकप्रियता के बलबूते निर्दलीय ताल ठोक दिए। लेकिन अभी भी अंतिम समय तक एक ही बात बोल रहे हैं कि मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूं, मेरे अंदर आरएसएस के संस्कार है, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं। लेकिन पार्टी ने अगर टिकट नहीं दिया है तो समर्थकों की राय पर, समर्थकों के मशवरे पर, समर्थकों की पसंद पर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं। और जिस तरीके की अंतिम रैली उनकी देखी गई थी, यानी कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन, और जो जन समर्थन उनको मिला था अपने आप में बहुत अद्भुत था। यानी कि नेशनल मीडिया खासतौर पर रविंद्र सिंह भाटी को कवर करने के लिए बाड़मेर पहुंच रहा है। यानी कि एक 26 साल का युवा चेहरा जो टिकट मांगता है और राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन की बात करता है, वो अपने आप में देश का एक बड़ा चेहरा हो चुका है। और बीजेपी के कई नेता भी इस मामले पर सोचने को मजबूर हो चुके होंगे कि क्या शायद शिव विधानसभा में हमने टिकट वितरण में कोई गलती तो नहीं कर दी है। हालांकि वो जीतेंगे या हारेंगे ये सारी चीजें बात की बातें हैं, लेकिन जिस तरीके का जन समर्थन उनको रैलियों में मिला था वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था, अभूतपूर्व था। और इस प्रकार की कई सीटें हैं जो जातीय समीकरणों के आधार पर, नए चेहरों के आधार पर काफी रोचक हो चुकी है। यानी कि आज के मतदान से पहले तमाम राजनीतिक दल चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए, रैलियां की गई, जनसभाएं की गई। हालांकि जनसभाएं की बात कर ले, रैलियों की बात कर ले तो तमाम दिग्गज पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आए जमीनी स्तर पर। हालांकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी बार रैली को संबोधित कर रहे थे तो देखा जाए राकेश जी, कहीं ना कहीं गुज्जर समाज जो मुख्य केंद्र बन रहा है, तमाम जातियों को साधने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन इस बार गुज्जर समाज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर कांग्रेस को लेकर निशाना साधा है कि कांग्रेस ने गुज्जर समाज का सिर्फ और सिर्फ अपमान किया है, जिसको लेकर अगर बात कर ले सीएम अशोक गहलोत की, उन्होंने सीधे तौर पर पलटवार तो कर दिया कि कहीं ना कहीं ये भड़काने की कोशिश कर रही है। तो देखा जाए राकेश जी, कुल मिलाकर तो गुज्जर समाज को कहीं ना कहीं मुख्य केंद्र इस बार बनाया गया है और दोनों ही पार्टियां साधने की कोशिश कर रही है। देखिए, एक तो हमें ये चीज समझनी होगी, पहले जो मतदाता हुआ करते थे और अब जो 2023 का इलेक्शन है, यानी कि इन 10 सालों में जो परिवर्तन आया है वो मतदाता की समझ में आया है। अब विकास के मुद्दों पर बात होने लगी, उन 5 साल के फीडबैक पर बात होने लगी है। हमारे विधायक ने इन 5 सालों में क्या किया, या जो नया चेहरा आया उसके ऊपर कोई लांछन तो नहीं है, उसके ऊपर कोई आरोप तो नहीं है, या उसका कोई कैरेक्टर ऐसा तो नहीं है जो 5 साल कहीं ना कहीं हमें दुख पाना पड़े। यानी कुल मिलाकर के मतदाता समझदार हो चुका है। जातिगत समीकरण भले ही पार्टियां देख करके चल रही हैं, लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर वाकई में विकास को लेकर के वोट किया जाता है, उसमें नए चेहरे को कहीं ना कहीं जिता करके विधानसभा भेजने की पूरी तैयारी की जाती रही है। राजस्थान में गुर्जर समुदाय अपना एक बड़ा समुदाय है, बड़ा समाज है, और खासतौर पर जातिगत समीकरण राजस्थान में बाकी राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा है। गुर्जर मीणा जो बाहुल्य इलाके हैं वहां पर जो चेहरे हैं, यानी कि अगर छोटा सा 2018 का जिक्र किया जाए तो टोंक जो जिला है वहां पर 5 सीटें बीजेपी के पास में हुआ करती थी, 5 में से सिर्फ 1 सीटें
बीजेपी के खाते में आई। क्यों आई? क्योंकि गुर्जरों का डाइवर्जन कांग्रेस की तरफ 2018 में हो गया था, क्योंकि सचिन पायलट का चेहरा वहां पर सामने था। तो ऐसी स्थिति में तमाम चीजों का जिक्र करते हुए, क्योंकि मीणा जो समाज है उसका मैक्सिमम वोट बैंक कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक आजादी के समय से रहा है, और बीजेपी इसको अच्छी तरीके से जानती है। सवर्ण प्लस ओबीसी प्लस गुर्जर, यानी कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर बैठता है तो बीजेपी की सीट वहां से निकल जाती है, बीजेपी के राजनीतिक पंडितों का मानना है। मीणाओं का वोट बैंक आपके खाते में आएगा तो सही, लेकिन उस बहुतायत के साथ में आएगा, उस लामबंदी के साथ में आएगा, ये बीजेपी अच्छी तरीके से जानती है कि नहीं आने वाला है। ऐसी स्थिति में वो समुदाय जो हमारे साथ परंपरागत रहा है, जो सवर्ण कास्ट के साथ में लगातार चलता रहा है, ओबीसी के फैक्टर में आने के बावजूद भी वो बीजेपी का कोर वोटर रहा है, तो उसको दोबारा से अपनी तरफ लौटाने के लिए तमाम राजनीतिक गलियां जो है निकाली गई हैं, और पीएम मोदी उन तमाम चीजों को याद दिला करके गुर्जर समाज को, और खास तौर पर आप देखिएगा पिछले 6 महीने में गुर्जर समाज के जितने बड़े कार्यक्रम हुए, एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें पीएम मोदी खुद शिरकत करने पहुंचे थे, देवनाथ भगवान के मंदिर के दर्शन उन्होंने किए, यानी कि वो मैसेज उसी समय दे दिया गया था कि इस समाज को जो 2018 में हमसे अलग हो गया उसको वापस पार्टी में कैसे लाया जाए, पार्टी का कोर वोटर कैसे बनाया जाए। और यही कारण है कि गुर्जर समाज का बार बार जिक्र किया जा रहा है। और जाते समय जब चुनाव प्रचार के अंतिम समय नजदीक आ गया था, जाते समय इस प्रकार की चीज याद दिला करके जाना अपने आप में एक राजनीतिक संकेत है कि आपको 5 साल दिए, कांग्रेस को आपने 5 साल दिए, एक बार फिर से 5 साल हमें देकर के देखिए, जो भी समस्याएं, जो भी बातें गुर्जर समाज जो भी मांग करता रहा है, सरकारें उनका समाधान करेंगी। और यही कारण है कि अभी तक बीजेपी ने कोई भी चेहरा एज ए सीएम के चेहरे के तौर पर यानी घोषित कि नहीं तमाम किया। राजनीतिक जो दल हैं वो जातियों के साधने की कोशिश कर रहे हैं, गुर्जर समाज कहीं ना कहीं मुख्य केंद्र रहा है। लौटूंगे आपके पास राकेश जी, लेकिन एक बड़ी खबर बता दें, जिस तरीके से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मतदान की अपील लगातार की जा रही है। बाबा बालकनाथ ने भी मतदाताओं से अपील की है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें, घर से निकले और मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि इस बार जो है मताधिकार करें और मतदान की जो प्रक्रिया है उसको जारी रखें और रिकॉर्ड तोड़ें। और इसी के मद्देनजर बाबा बालकनाथ ने भी लोगों से अपील की है, मतदान को लेकर तमाम बातें कही है। वो खुद वहां पर पहुंचे, मतदान केंद्र पर पहुंचे और वो अपील करते हुए नजर आए और उन्होंने अपने मताधिकार का भी प्रयोग किया। ये टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आपके सामने, जिस तरीके से वो मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं और वहां पर मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लोकतंत्र के महापर्व कहा जा रहा है। हालांकि एक एक मत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इसीलिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मताधिकार का प्रयोग करने की बात कही है। बाबा बालकनाथ ने भी लोगों से अपील की है कि अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि एक एक मत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और लोग वहां पर मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। लोग मतदान केंद्र पर लंबी लंबी कतारों में पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। वोटिंग प्रतिशत में किस तरीके का इजाफा होता है वो तो शाम 6 बजे के बाद देखने को मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से 2018 की बात कर ले तो 74 कुछ देखने को मिला था। क्या इस बार उससे ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा? क्योंकि वोटिंग प्रतिशत के तौर पर ही कहीं ना कहीं आगे की स्थिति साफ होती हुई नजर आती है। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही उत्साह है लोगों में, और भारत के भाग्य विधाता हैं हमारे सभी भारत के नागरिकगण। आज वो राजस्थान की जनता आज अपने आने वाले समय में राजस्थान के विकास, सुशासन और कानून व्यवस्था, इन तीनों को समर्पित रहने वाली भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेंगे और लोगों के भाव से, मन से, अंतरात्मा से वोट भारतीय जनता पार्टी को करेंगे। बहुत ही अच्छा उत्साह लोगों के अंदर है और इस प्रकार से कि जैसे बहुत इंतजार में बैठे थे लोग, और ये ठीक इंतजार में आज से नहीं है। आज से 2018 में जब राजस्थान विधानसभा का चुनाव हुआ था और 10 तक की गिनती पूरी थी, तो 11वें दिन से लोग इंतजार में बैठे थे कि कब वो दिन आए और इन झूठे लोगों को सत्ता से बाहर कर, इनको बाहर कर और राजस्थान में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। तो ये थे बाबा बालकनाथ, जिन्होंने लोगों से अपील की मताधिकार को लेकर। और अब राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी मतदान किया है और लोगों से अपील करते हुए नजर आए हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि तमाम दिग्गज के भाग्य का फैसला होना है और तमाम दिग्गज भी लोग से अपील कर रहे हैं मतदान को लेकर कि आप मताधिकार का प्रयोग करें। तस्वीरें आपके सामने, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं, उन्होंने खुद मतदान किया और उसके बाद लोगों से अपील करते हुए नजर आए हैं। हालांकि मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लाइनों की कतारें लगी हुई हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी
हुई हैं, आयु वर्ग के लोग पहुंच रहे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं। मतदाताओं की संख्या में धीरे धीरे इजाफा भी देखने को मिल रहा है और खुद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने लोगों से अपील की है कि आप घर से निकले, घर से निकलकर मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, खुद के लिए मतदान करें, क्योंकि आपका एक वोट कहीं ना कहीं काफी चीजें बदल सकता है। अगर सत्ता परिवर्तन का जो पैटर्न है उसमें भी कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिल सकता है। एक मताधिकार का प्रयोग करें और लोग जो है मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। 199 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की जा रही है। शाम 6 बजे तक वोटिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन उससे पहले क्या कुछ स्थिति है वो लगातार हम अब तक पहुंचा रही हैं। कई जगहों पर हमले की भी खबर सामने आई है, आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है। हालांकि गोपाल शर्मा की बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर खाचरियावास पर भी आरोप लगाया मतदाताओं को भड़काने को लेकर। देश की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के काम से और मोदी गारंटी से लोगों में एक विश्वास जगा है और ये विश्वास, ये अटूट विश्वास राजस्थान के अंदर परिवर्तन लाके रहेगा। बहुत सारे मुद्दे हैं। महिला सुरक्षा तो उनमें प्रमुख है। जिस तरह से राजस्थान में लूट मची वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार चरम पे था। जिस तरह यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ी, इस भ्रष्टाचार और अपराध के स्थान पर कोई पूंजी निवेश नहीं करना चाहता था, कोई फैक्ट्री नहीं लगाना चाहता था। यहाँ पे जो रोजगार का भी कहा गया वो कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी दी गई। सो इस तरह से धोखा हुआ, राजस्थान के युवाओं के साथ धोखा करा कांग्रेस की सरकार ने, तो ये सब जानते हैं। और दूसरी तरफ एक विश्वास वाली सरकार है प्रधानमंत्री मोदी जी की। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अपील की लोगों से मतदान करने को लेकर और किस तरीके से उन्होंने तमाम बातें कही हैं भ्रष्टाचार को लेकर की चरम पर रहा है। तो इसी के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तमाम दिग्गज पहुंच रही हैं मतदान केंद्र में। 1863 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। ऐसे में लगातार लंबी कतारें लगी हुई हैं। प्रवीण जी भी वहां पर पहुंचे और मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए। दो तस्वीरें आपके सामने, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने भी वोट डाला है और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं अर्जुन राम मेघवाल ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और साथ ही लोगों से अपील करते हुए भी नजर आए हैं। तमाम दिग्गजों के चेहरे भी अब नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो दिया कुमारी के बाद वसुंधरा राजे, राज्यवर्धन सिंह राठौर और ये तमाम दिग्गज जो हैं वो मतदान केंद्र पर लगातार पहुंच रही हैं, जिसमें से पहली तस्वीर वो अपने आप में है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने वोट डाला है। आप देख सकते हैं बाकायदा जो प्रक्रिया होती है मतदान करने की, वो प्रक्रिया करते हुए नजर आ रही हैं कैलाश चौधरी। और दूसरी तस्वीर में अर्जुन राम मेघवाल ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और बाकायदा वो चीजें लोगों को दिखाई भी है और कहते हुए भी नजर आए हैं कि आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। एक एक मत जो है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। घर से निकले और 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है और लोग लगातार मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम दिग्गज पहुंच रही हैं। ईवीएम में किस्मत तमाम दिग्गजों की आज कैद हो जाएगी। 3 दिसंबर को अहम फैसला होना है कि जनता का मूड क्या कुछ कहता है, ये जानना भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। चूंकि आज शाम 6 बजे तक वोटिंग प्रतिशत क्या कुछ रहा, क्या इजाफा देखने को मिल सकता है 2018 के मुकाबले, वो भी देखना सबसे ज्यादा अहम होगा। हालांकि देखा जाए तो 2018 के बाद 2023 विधानसभा चुनाव होने हैं, वो सेमीफाइनल मुकाबला बताया जा रहा है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले। और इसीलिए तमाम दिग्गज जो हैं अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और तमाम दावे वादे किए जा रहे हैं। फ्रंट फुट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से नजर आए हैं। तमाम रैलियां करते हुए नजर आए, ताबड़तोड़ रैलियां की गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह की बात कर ले तो बीजेपी की तरफ से किए गए हैं। और वहीं अगर कांग्रेस की बात कर ले तो महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची रैलियां करने, राहुल गांधी भी पहुंचे, कांग्रेस सीएम अशोक गहलोत भी लगातार नजर आई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार लोग जो है मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तमाम दिग्गजों के चेहरे भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो
तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने भी मतदान किया है और ये तस्वीरें, एक में कैलाश चौधरी, और तमाम ये तस्वीरें अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। देखा जाए अशोक गहलोत के सामने खड़े हुए सरदारपुर भाजपा प्रत्याशी प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौर भी अपने परिवार सहित 10 बजे पहुंचेंगे मतदान केंद्र पर और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो अपने परिवार सहित पावटा सी रोड गैलेक्सी स्कूल में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे सरदारपुर से जो भाजपा प्रत्याशी प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र सिंह है। हालांकि अहम बात यह है कि अशोक गहलोत के सामने ही यानी कि वर्सेस की स्थिति में वो खड़े हुए हैं और धीरे धीरे तमाम दिग्गज मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और लगातार लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। 199 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की जा रही है। तमाम दिग्गजों के भाग्य का फैसला और जनता का क्या मूड है वो 3 दिसंबर को कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और हालांकि इससे पहले तमाम भव्य रैलियां देखी गई, तमाम जनसभाएं की देखी गई, राजनेता जो हैं लगातार जमीनी स्तर पर जुटे रहे, जनता को लोक लुभावने वादे भी किए गए। हालांकि ये चीजें आमतौर पर देखी जाती है, चुनाव से पहले तमाम जो दिग्गज हैं वो जमीनी स्तर पर जनता के बीच पहुंचते हैं, जनता को साधने की कोशिश करते हैं, जो तमाम वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, वो साफ तौर पर इस बार भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली राजस्थान विधानसभा चुनाव में। और खास बात आपको बता दें, तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव किए जा चुके हैं। आज राजस्थान विधानसभा चुनाव के 199 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। शाम 6 बजे तक वोटिंग की जाएगी और खास बात आपको ये बता दें, 200 में से 199 विधानसभा सीटों पर ही वोटिंग की जा रही है। क्योंकि श्रीगंगानगर के जो करणपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे, उनके निधन के बाद में वहां पर वोट किए जाएंगे और इसीलिए ये स्थिति सामने आई कि 199 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। मताधिकार का लोग प्रयोग कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। ठंड की थोड़ी धुंध भी नजर आ रही है, लेकिन लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, घर से निकल रहे हैं। शाम 6 बजे तक वोटिंग की जाएगी। ये तमाम दिग्गज के चेहरे भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से तमाम दिग्गज जो हैं वो लोगों से अपील कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व कहा जा रहा है और इस महापर्व में सभी को भागीदार होना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक एक मत बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक मत से कई बदलाव देखे जा सकते हैं और आप लोगों से अपील की जा रही है कि आप खुद के लिए मत कर रही हैं, आप मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। और 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता जो हैं वो जमीनी स्तर पर पहुंच चुके हैं। मतदान केंद्र पर खास व्यवस्था की गई है, सुरक्षा को लेकर तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। तो एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से जर्मनी स्थिति है। हमारे तमाम संवाददाता जो हैं लगातार जानकारी पहुंचा रहे हैं कि लोग वहां पर खड़े हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, लाइनों पर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी ब्रजेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानना चाहेंगे किस तरीके से सियासी समीकरण राजस्थान का क्या कुछ है। लगातार इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अगर बात कर ले ब्रजेश, जिस तरीके से अगर कांग्रेस की बात कर ले तो जो तमाम मंत्रियों को टिकट दिए गए हैं उनमें से कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, लेकिन अगर टिकट कटने की बात कर ले तो कैबिनेट मंत्रियों के भी टिकट कटे हैं। क्या लगता है, चूंकि बगावत की स्थिति शुरुआत में देखने को मिली, लेकिन बाद में समझाइश देखने को मिली कि एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे, आगे जो होगा देखा जाएगा। क्या लगता है इसका असर कांग्रेस पार्टी पर पड़ता हुआ नजर आएगा? क्या खामियाजा इस पर भुगतना पड़ सकता है कांग्रेस पार्टी को? देखिए, कांग्रेस पार्टी चाहे बीजेपी हो, दोनों में जब लिस्ट जारी की गई थी उस समय दोनों ही पार्टियों में बगावत के सुर तेज हुए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में उतने बगावती सुर नहीं दिखाई दिए जितने कि बीजेपी में दिखाई दिए थे। लेकिन सबसे बड़ा नाम जो था वो कांग्रेस पार्टी में था, वो महेश जोशी का था। जब उनका टिकट काट दिया गया तो उनके समर्थकों द्वारा जो विरोध किया गया था, लेकिन उनके जगह पर आर तिवारी को टिकट देकर कांग्रेस ने बड़ी भरपाई की थी। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उन दिग्गजों का टिकट काटा गया जिनके नाम पर कहे जाते थे कि कांग्रेस सरकार में ये बड़े दिग्गज हैं या राजस्थान के सहायक मुख्यमंत्री माने जाते थे, ये लोग मुख्यमंत्री के सबसे खास माने जाते थे, लेकिन उनका भी टिकट काटा गया था। तो कहीं ना कहीं उसका असर तो देखा जा सकता है। लेकिन इस समय कह सकते हैं हम कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बाउंस बैक की स्थिति में नजर आ रही है। अभी मतदान की जो स्थिति पे बात करें अगर, तो मतदान में जो हो रहा है वो अभी तक के जो रुझान आएंगे या देखने को जो लोग वोटिंग के लिए निकल रहे हैं वो किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, क्या वो जो सरकार के मुद्दे हैं वो तमाम जो बातें हैं उन पे वोट करेंगे या बीजेपी ने जो वादे किए हैं उन पे वोट किएंगे। जो कांग्रेस पार्टी तमाम 7 बड़े वादे किए हैं, उसके बाद बीजेपी ने अपने वादे किए हैं, तो क्या उन वादों पर वोट किया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात होगी। ठीक है ब्रजेश, ऐसे में तो तमाम वादे और दावे किए जा रहे हैं, ये तो आपने बताया। चूंकि कांग्रेस की तरफ से बात करें तो गारंटियों को बार बार से जिक्र किया जा रहा है कि जो 7 गारंटियां सरकार की तरफ से दी गई हैं जनता उसको समझेगी और तमाम जो विकास किए गए हैं 5 सालों में उसको लेकर जनता वोट करती हुई कांग्रेस को नजर आएगी। हालांकि बीजेपी की तरफ से एक सवाल लगातार गूंज रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 क्या कांग्रेस ने किसानों का कर्जा किया माफ?
देखिए, कांग्रेस पार्टी के अपने वादे हैं, दावे भी हैं कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिए काम किया है, लेकिन वो ज़मीनी हकीकत पे कितना ज़मीनी धरातल पर उतरा ये देखने वाली बात है। क्योंकि बीजेपी ने एक एडवर्टाइजमेंट किया था जिसमें उसने किसान को लेकर एक बड़ा दावा किया था, लेकिन वो फ्लॉप साबित हुआ था। उसको लेकर किरकिरी हो गई थी बीजेपी की। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने उन पर निशाना साधा था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ज़मीनी रूप से और उनके ऊपर, बीजेपी के ऊपर काफ़ी मजबूत नजर आई। उस एडवर्टाइजमेंट को लेकर बीजेपी बुरी तरह से गिरी। और ये कह सकते हैं हम कि जो कांग्रेस पार्टी है उनके जो किसानों के लिए वादे हैं और किए गए काम, वो तो आपको वोटिंग में देखने को मिलेगा कि कैसे किसान जो है वो निकल रहे हैं, कैसे लोगों को वोट कर रहे हैं, किस पार्टी को ज्यादा वो तवज्जो दे रहे हैं। जो राजस्थान में परिपाटी रही है 5 सालों में सरकार चेंज होने की, वो क्या किसान युवाओं के मुद्दे जो है वो दोनों ही पार्टियों के लिए कितने महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने किसानों युवाओं को ज्यादा भागीदारी देने की बात की है। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं किसानों और युवाओं से ज्यादा हिंदुइज्म के मुद्दे को उठाया ना, उसने हिंदुत्व के मुद्दे को ज्यादा जोर दिया है। और चाहे वो पीएम मोदी है, उन्होंने कन्हैयालाल के मर्डर से लेकर तमाम उन मुद्दों को जिक्र किया जिससे कि बीजेपी वो अपने सत्ता का एक सेमीफाइनल मुकाबला बना रही थी। इसको कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं बीट करने की कोशिश की जा रही थी कि कांग्रेस इसमें बुरी तरह से बीट हो जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने साथ जो वादे किए हैं, जो गारंटीज दी हैं, उन पे वो डटी रही है और इसको लेकर वो जनता के जमीनी स्तर तक गई, वहां तक उन्होंने इसको बात को पहुंचाया है। कहीं ना कहीं ये देखने को आपको मिलेगा, मतदान में आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं वो वादे जो है वो दोनों ही पार्टियों के द्वारा कितने पुख्ता रूप लेते हैं, कहीं ना कहीं आप ये देख पाएंगे वहां। बिल्कुल, जनता का मूड किशोर है वो तो 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा ब्रजेश। लेकिन अगर बात कर ले गारंटियों की भी आपने बात की, चूंकि जो किसान कर्ज माफी है वो सिर्फ राजस्थान की बात नहीं, तमाम राज्यों में ये गूंजता हुआ नजर आया है कि किसान कर्ज माफी को लेकर जो वादे किए गए थे, इतने लाख कर्ज माफ किए जाएंगे, वैसी स्थिति देखने को नहीं मिली है। चूंकि ये एक बात भी सामने आई थी जब बीजेपी की तरफ से झूठे विज्ञापन दिए गए थे, झूठे जो किसानों की तरफ से उन्हें जबरदस्ती के तौर पर ये चीजें सामने आई थी कि उन्हें जबरदस्ती फोर्स किया गया है कि आप बोले कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है। लेकिन बाद में यह पर्दाफाश हो चुका था, कांग्रेस की तरफ से यह पर्दाफाश किया कि उन किसान जो उन्होंने विज्ञापन में ये तमाम बातें कही हैं, उनके भी कर्ज माफ किए गए थे। तो ये जो स्थिति है झूठ और आरोप प्रत्यारोप की, वो अभी तक देखने को मिल रही है लगातार। देखिए चंदा, चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी रहता है। कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होती है कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती हैं, लेकिन जनता को ये तय करना होता है कि आखिर वो किस दल के साथ जा रहे हैं, किसको वोट कर रहे हैं, वो अपने मुद्दों पर वोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप तो दोनों ही दल एक दूसरे को परास्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसान के मुद्दे हों, युवाओं के मुद्दे हों, नौजवानों के मुद्दे हों, रोजगार के मुद्दे हों, कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार हमलावर है, तो कांग्रेस उसका जवाब भी देने की कोशिश करती है। तो ये चुनाव जो है वो ट्रेंड है कि एक दूसरे पर हमले होंगे, आरोप लगेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो मतदाता हैं, जो आज के मतदाता जो आज घरों से निकल रहे हैं, वो किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? क्या रोजगार विकास के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, या तमाम जो बीजेपी ने अपने हिंदुइज्म का मुद्दा सेट किया उस पर वोट कर रहे हैं? किसानों का मुद्दा कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा है और राजस्थान में बड़े किसान हैं, उनके लिए एक कांग्रेस पार्टी ने जो मैसेज दिया था, क्या वो उनके तक पहुंचा है, या बीजेपी जो बात कर रही है वो उन तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? और जो विज्ञापन की हम बात करें, वो बड़ा मुद्दा था, उसको लेकर बीजेपी की बड़ी किरकिरी हुई थी। बीजेपी वो कहीं ना कहीं एक बड़ा एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बाउंस बैक हो गया। लौटूंगे आपके पास। जालोर से हमारे संवाददाता बात कर ले संवाददाता की, तो सुरेश धवल हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सुरेश, किस तरीके की वहां पर स्थिति देखने को मिल रही है? मतदाताओं में क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है? संख्या की बात करें तो किस तरीके का इजाफा है? बिल्कुल संध्या, देखिए मैं बताना चाहूंगा, जालोर जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। 5 विधानसभा क्षेत्रों में 1387 बूथ बनाए गए हैं। वहां पर लगातार सुबह से ही जो है मतदाताओं की भीड़ लगी हुई है। खासकर महिलाओं में जो है ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार वो महिलाओं और 40,000 से पार प्रवासी लोग जो है वो मतदान करने के लिए इस बार मारवाड़ क्षेत्र में आए हुए हैं और लगातार मतदान कर रहे हैं। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो जो अति संवेदनशील बूथ है वहां पर बीएसएफ के जवानों सहित पुलिस के अधिकारी लगाए गए हैं और साथ ही जो संवेदनशील है वहाँ पुलिस के जवान लगाए गए हैं। जी, मतदाताओं की संख्या में इजाफा किस तरीके से देखने को मिल रहा है? क्या 2018 के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत में इजाफा देखने को मिल सकता है? और इसके साथ ही महिलाएं, पुरुष या फिर युवा वर्ग, किसकी संख्या ज्यादा देखने को मिल रही है? बिल्कुल संध्या, देखिए महिलाओं की संख्या ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी हाल ही में जो महिला आरक्षण था वो जो पास किया गया था, इसको लेकर महिलाओं में ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाओं की संख्या इस बार 2018 से ज्यादा देखने को मिल रही है। जी ठीक है। और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स तैनात किए गए हैं और क्या कुछ खास बंदोबस्त किए गए हैं सुरक्षा को लेकर, ताकि किसी तरीके की छिटपुट घटना या फिर हमले की खबर की सामने ना हो?
संधा जालू जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र में सासोर और रानीवाड़ा अति संवेदनशील बूथ है, वहाँ पर बीएसएफ के जवानों को लगाया गया है। इसके अलावा निर्वाचन अधिकारी जो जिला कलेक्टर है, जिला निर्वाचन अधिकारी, उन्होंने एक खास व्यवस्था की है। हर बूथ पर 5 लोग जो पहले मतदान करेंगे उस लोगों के हाथों से जो है वृक्षारोपण किया जाएगा। ये एक अच्छा संदेश जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से दिया जा रहा है। हर बूथ पर 5-5 जो है वृक्षारोपण 5 मतदाता कर रहे हैं जी। इसके साथ ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है सुरेश, ये आप जानने की कोशिश किए होंगे कि किस तरीके से जनता का मूड है, क्या कुछ उनका रुख नजर आ रहा है सुरेश? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने वर्तमान में जो 7 गारंटी योजना है, जो चिरंजीवी योजना है, इस योजनाओं को देखते हुए खासकर जो महिला है, हाँ। युवा है, जहाँ बालक बालिका है जो 18 साल की हो गई है, वो वोट देने आई है, पहली बार जो मतदान कर रही है। खासकर इस योजना और जो मोबाइल फ्री वितरण किए गए थे, इसको लेकर जो कांग्रेस के जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुरेश। हमारे साथ भरतपुर से भरत सोनी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत, किस तरीके से वहां पर स्थिति देखी जा रही है? चूंकि 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, वहां की आप स्थिति बताएं। जमीनी स्तर पर आप वहां पर मौजूद हैं, किस तरीके का इजाफा वोटिंग प्रतिशत में फिलहाल सुबह 7 बजे के बाद अब तक की स्थिति देखने को मिली है? भरत सोनी, मेरी आवाज मिल पा रही है अब तक? जी, मैं भीलवाड़ा के जालोर जिले से बोल रहा हूँ जी। बताएं वहां पर वोटिंग प्रतिशत किस तरीके के देखने को मिल रही है, लोगों में क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है? जी, उत्साह बहुत ही सुबह 7 बजे से बहुत ही भारी बूथों पर लोग भीड़ उमड़ रही है और बूथ संख्या 156 पर ईवीएम मशीन खराब के चलते बार मशीन बंद हो रही है। लोगों में खासा वजन करते हुए लोग आ रहे हैं और लोगों में नाराजगी चलाई जा रही है। ठीक है भरत सोनी, जैसे कि आपने बताया कि नाराजगी देखने को मिल रही है मशीन को लेकर, ईवीएम मशीन को लेकर, तो क्या इसको लेकर पहले से व्यवस्था वहां पर नहीं की गई थी और फिलहाल उसे ठीक करने को लेकर क्या कुछ शुरुआत की जा रही है और किस तरीके की व्यवस्था वहां पर और आगे की जा रही है ताकि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें? जी, मैं बताना चाहूंगा वहाँ पर पहले से खराब नहीं थी। वो वहाँ के अधिकारी बता रहे हैं कि ये मशीन को या बार करने से या कोई प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से ये हो रहा है और मशीन को चालू कर दिया है, मगर लाइन बहुत लंबी कतारों में लगी हुई है। ठीक है, ऐसे में ये जानना महत्वपूर्ण हो जाता है भरत सोनी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोग इंतजार करें अपने बारी का, और ऐसे में ईवीएम मशीन खराब होना, कई सवाल उठते हुए नजर आ रही हैं, तो वहां पर क्या मुख्य अधिकारी मौजूद नहीं है जो व्यवस्था पूरे तरीके से दुरुस्त कराए? जी, मैं बताना चाहूंगा वहाँ पर एडिशनल एसपी और मुख्य उपखंड अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। वहाँ पे इस हालात को देखते हुए सब व्यवस्था को चाक-चौबंद कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया भरत सोनी, आप तमाम जानकारी के लिए आप लगातार नजर बनाए रखें। तो तमाम दिग्गज जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रही हैं और इसके साथ ही सतीश पुनिया ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और साथ ही लोगों से अपील करते हुए भी नजर आई हैं। जैसा कि आपने पहले भी देखा, तमाम जो दिग्गज है अपने मतदान केंद्र में पहुंच रही है, मतदान करने की अपील करें, और इसी सिलसिले में सतीश पुनिया ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और लोगों से भी अपील की है। सबसे बड़ी उपलब्धि और भारत की जनता ने इसको अक्षुण्ण रखा है। लोकतंत्र ये भारत की ताकत है और उत्सव की तरह लोग मतदान करते हैं, विचार के आधार पर, काम के आधार पर, व्यक्तित्व के आधार पर। राजस्थान के जनमानस ने भी मोदी जी के नाम और काम, कांग्रेस पार्टी की मौजूदा सरकार के खिलाफ जो मुद्दे थे, खासतौर पर किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, तुष्टीकरण, इन सब के खिलाफ लग रहा है कि ईवीएम में उनका आक्रोश प्रकट हो रहा है। और मैं इसी आधार पर कह सकता हूँ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हर बूथ पर परिश्रम का पराक्रम किया, इस आधार पर मैं दावा कर सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे बहुमत की सरकार बनाएगी। और हम सब लोग भगत शेखावत से लेकर वसुंधरा तक राजस्थान को बीमारू राज्य से निकाल कर सुशासन का जो काम किया था उसको हम अनंत जारी रखेंगे। इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, क्रमांक यानी कि मतदान केंद्र संख्या 53 में अपने मताधिकार का प्रयोग किया और साथ ही लोगों से अपील भी की है। ये तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मतदान केंद्र 53 संख्या में पहुंचे, यानी कि इंग्लिश मीडियम स्कूल गांधीनगर स्थित मतदान केंद्र में पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और इसके साथ ही गुप्ता ने प्रदेश के सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। तो ये तस्वीरें में आप देख सकते हैं पप्पू कुरैशी जो अपने मताधिकार का प्रयोग किया है।
तो तस्वीरें आपके सामने, प्रवीण तिवारी के साथ ही आरती तिवारी भी वहां पर पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग किया और बाकायदा लोगों के सामने उन्होंने मतदान करने की अपील की है और वोट का जो साइन होता है वो दिखाते हुए भी नजर आए हैं कि मैंने भी मतदान किया, आप भी अपने घर से निकले और मताधिकार का प्रयोग करें। तो सुबह 7 बजे से लोग लंबी लाइनों में खड़े हैं और ये तस्वीरें आरती तिवारी की, मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के साथ साथ आरती तिवारी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो इसके साथ ही गलता पीठ से स्वामी अवधेशाचार्य ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और साथ ही उनके बेटे भी वहां पर मौजूद रहे और मताधिकार का प्रयोग किया। ये तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से वहां पर अवधेशाचार्य पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग किया और साथ ही लगातार जो तमाम दिग्गज हैं वो मतदान केंद्र में पहुंच रही हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। तो किस तरह से तमाम दिग्गज मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सचिन पायलट ने भी मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और साथ ही लोगों से मतदान करने की अपील की। तस्वीरें देखिए किस तरीके से मुस्कुराकर उन्होंने जो मतदान की प्रक्रिया होती है वो उन्होंने संपन्न की और मतदान किया। उसके बाद चेहरे पर एक खुशी नजर आ रही है और लोग से मतदान करने की अपील तमाम दिग्गज कर रहे हैं। अपील चूंकि इसलिए क्योंकि मतदान की जो लोकतंत्र का जो महापर्व है उसमें सभी को भागीदार होना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और एक एक मत जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसीलिए सचिन पायलट भी लोगों से मतदान की अपील करते हुए नजर आ रही हैं। जो दिग्गज मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं वो लगातार लोगों से अपील कर रही हैं कि आप भी अपने घर से निकले, मतदान केंद्र पहुंचे और मतदान करें। ये तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से मुस्कुराकर सचिन पायलट ने अपने मताधिकार की तमाम प्रक्रिया को पूरा करते हुए मतदान किया, अपने मत का प्रयोग किया और इसके साथ ही लोगों से अपील की। मुख्य मुकाबला दोनों पार्टी के बीच में कांग्रेस और बीजेपी और यहाँ पर राजस्थान में दो ही प्रमुख दल हैं, लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी है वो भाजपा क्योंकि 10 साल से केंद्र में है उनकी भी कार्यशैली को लोग देख रहे हैं। आज जो कमर तोड़ महंगाई हो गई है, जो शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं तो ब्लेम करेंगे ना केंद्र सरकार को कि 2 करोड़ का आपने रोजगार देने का वादा किया था। इसलिए मुझे लग रहा है कि सारे फैक्टर्स जनता आकलन कर रही है और मूल्यांकन करने के बाद हमारे पक्ष में मतदान आज होगा, ऐसा मानना। तो सुना आपने सचिन पायलट ने किस तरीके से मताधिकार का प्रयोग किया और लोगों से अपील की। इसके साथ ही वसुंधरा राजे ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया, मतदान केंद्र पर पहुंची और साथ ही मतदान किया और लोगों से अपील करते हुए नजर आई। ये तस्वीरें आपके सामने। तो 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही तमाम दिग्गज जो हैं, दिग्गजों का फैसला होना है, ईवीएम में उनकी किस्मत आज कैद होनी है और इसके साथ ही वसुंधरा राजे की तस्वीरें जो मतदान में मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आई हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने तमाम वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो करते हुए नजर आई हैं और वहां पर तमाम लोगों का जमावड़ा है, लोग पहुंचे हैं और इसके साथ ही उन्होंने अपील की है मतदान करने को लेकर। भी किए गए हैं और सुरक्षा के तमाम इंतजाम के बीच वसुंधरा राजे वहां पर पहुंची, मतदान केंद्र पर पहुंची और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जनता का मूड क्या कुछ है वो तो 3 दिसंबर को तय होना है, लेकिन फिलहाल तमाम दिग्गज जो हैं मतदान केंद्र पहुंच रही हैं। 1863 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला, 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता मतदान केंद्र में पहुंच रही हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। ये दिग्गजों के चेहरे हम आप तक लगातार पहुंचा रही हैं। सचिन पायलट इससे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए थे। अवधेशाचार्य ने भी मतदान किया और साथ ही लोगों से अपील की। वसुंधरा राजे ने भी अपने मतदान का इस्तेमाल किया और इसके साथ ही लोगों से अपील की है। तो दिग्गजों के भाग्य का फैसला ईवीएम में आज कैद हो रहा है। सुबह शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। सुबह 7 बजे से शुरुआत हुई। लोग लंबी कतारों में खड़े होकर अपने बारी का इंतजार कर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। लोकतंत्र के महापर्व में सभी लोग के भागीदार होने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि दिग्गज भी मतदान करने की अपील करते हुए नजर आए हैं। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की और इसके साथ ही उन्होंने ये बातें भी खास तौर पर कह दी कि मतदान की जो प्रक्रिया है, जो वोटिंग प्रतिशत है
उसका रिकॉर्ड तोड़ा जाए। छिटपुट की घटनाएं भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिला, हमले की तस्वीरें भी हमने देखी और तमाम जो हमारी रिपोर्टर्स हैं वो भी ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचा रही हैं, किस तरीके से लोग वहां पर मौजूद हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और एक खास बात यह भी देखने को मिली है कि तमाम जगहों पर ईवीएम मशीन को लेकर जो पहले से सवाल उठते हुए नजर आए हैं, कई जगहों पर ईवीएम मशीन अभी से खराब होने शुरू हुए हैं, जिसकी वजह से लोग अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि जो लाइनें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही हैं, सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है, ऐसे में ईवीएम मशीन की खराबी होने को लेकर भी कई सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ईवीएम मशीन को लेकर पहले से निर्वाचन आयोग ने तमाम बंदोबस्त कर रखे हैं ताकि किसी तरीके की दिक्कतें ना हो, तमाम दिग्गज पहुंच रही हैं, मतदान का प्रयोग कर रही हैं और लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है। और इससे पहले आपने जो तस्वीरें देखी होगी गारंटियों के, वादे दावे के, तमाम राजनीतिक दल के पार्टियों के जनसभाएं की, रैलियों की, वो तस्वीरें अपने आप में अहम थी। और इसके बाद ये तमाम दिग्गज राजवर्धन सिंह राठौड़ की ये तस्वीरें जो मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए और उन्होंने साथ ही लोगों से अपील की। इसके साथ ही भरतपुर विधानसभा की बात कर ले तो क्षेत्र से कांग्रेस समर्थित आरएलडी उम्मीदवार डॉक्टर सुभाष गर्ग और इसके साथ ही उनकी पत्नी मंजू गर्ग ने भी मतदान का प्रयोग किया है। भरतपुर में आदर्श विद्या मंदिर के बूथ नंबर 46 पर उन्होंने मतदान का प्रयोग किया और कई जगहों पर हालांकि ये स्थिति पहले से देखने को मिली है कि चुनाव का बहिष्कार किया जा सकता है और चुनाव के एक मतदान केंद्र में ऐसी स्थिति देखने को मिली जहां पर लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया है। सुबह से एक भी व्यक्ति अभी तक मतदान केंद्र पर नहीं पहुंचा है वोट डालने के लिए। वजह बताया जा रहा है कि बस्सी के पालावाल जटान में लोग तहसील बनाने का विरोध कर रहे हैं। बूथ संख्या आपको पता चले 155 का यह पूरा मामला है और वहां पर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है, चूंकि जो वादे और दावे पहले चुनाव से किए जाते हैं जो पूरे नहीं किए जाते और इसी की वजह से लोगों में नाराजगी देखी जाती है और कई जगहों पर चुनाव का बहिष्कार किया जाता है और यही वजह है कि लोग अभी तक मतदान केंद्र पर वहां पर नहीं पहुंचे। बूथ संख्या 155 की हम बात कर रहे हैं। तो खास बात यह, भरतपुर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस समर्थित आरएलडी उम्मीदवार अपनी पत्नी के साथ मतदान केंद्र पहुंचे और उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इससे पहले भी तमाम तस्वीरें आपने देखी, वसुंधरा राजे की, सचिन पायलट की, राज्यवर्धन सिंह राठौर, आदेशाचार्य, ये तमाम दिग्गज हैं जो तमाम अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और लोगों से इसके साथ ही अपील करते हुए नजर आ रही हैं। जो तमाम मतदान की प्रक्रिया है वो करते हुए नजर आ रही हैं और सेल्फी पॉइंट भी खास इस बार केंद्रित रहा है। किस तरीके का इजाफा वोटिंग प्रतिशत में देखने को मिलेगा वो शाम 6 बजे तक कहीं ना कहीं निर्धारित हो जाएगा, लेकिन आगे की स्थिति क्या है वो भी उससे कहीं ना कहीं तय होती हुई नजर आएगी। 74% से इजाफा देखने को मिल सकता है वोटिंग प्रतिशत में, ये देखना भी सबसे ज्यादा अहम होने वाला है। 199 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की जा रही है, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि एक एक मत बार बार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाता है, ये खुद के हक के लिए ये आप मताधिकार कर रहे हैं और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बात साफ तौर पर कह दी कि इस बार जो मताधिकार का है उसका रिकॉर्ड तोड़ने की बात कही। क्या सत्ता परिवर्तन का जो पैटर्न है उसमें किसी तरीके के बदलाव देखने को मिल सकते हैं, ये भी लगातार सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 3 दिसंबर को जनता का मूड क्या है, जनता की राय क्या है, वो साफ तौर पर सामने आ जाएगी। 5 राज्यों के बीच के साथ ही चुनाव के नतीजे उसी दिन घोषित किए जाएंगे और राजस्थान विधानसभा चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। ब्रजेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश, जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत को लेकर हम बात करेंगे कि वोटिंग प्रतिशत में किस तरीके का इजाफा देखने को मिलेगा, वो शाम 6 बजे के बाद कहीं ना कहीं यह तय हो जाएगा और आगे की जो स्थिति है उसी से तय होती हुई नजर आएगी। लेकिन एक खास बात ब्रजेश देखा जाए कि तमाम जगहों पर बहिष्कार देखा जाता है चुनाव को लेकर। जयपुर में एक बूथ में ऐसे ही देखने को मिला, 155 संख्या में लोग वहां पर नहीं पहुंचे हैं, नाराजगी देखी जा रही है। देखिए, बस्सी का जो 155 नंबर बूथ है वहाँ पर लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार किया है। उनकी मांग है कि वहाँ तहसील का निर्माण किया जाए, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसकी वजह से वो लोग वोटिंग का बहिष्कार कर रहे हैं। उनका कहना है कि साफ तौर से जब तक तहसील नहीं बनाया जाएगा तब तक हम अपने मताधिकार का उपयोग नहीं करेंगे। वहीं हालांकि अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तमाम जगहों पर पूरे राजस्थान भर से लोग घरों से बाहर निकले हैं और सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है और लंबी लंबी कतारें दिख रही है, जिसमें महिलाएं, युवा और जो बुजुर्ग हैं वो भी कतारों में दिख रहे हैं। वो मतदान को लेकर जो उत्साह है वो काफी बेहद नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं हम कहीं ना कहीं जो निर्वाचन विभाग की जो तैयारी थी वो पुख्ता रूप से नजर आ रही है। कहीं कहीं छिटपुट जो हिंसा की भी घटनाएं आई हैं, वहीं कुछ कहीं छिटपुट जो है वो ईवीएम में खराबी की भी समस्या नजर आई है, लेकिन उसको तुरंत बदला जा रहा है। इसको लेकर हमारे साथ ईशिता मौजूद हैं, वो कुछ कुछ ताज़ा अपडेट है वो हमें बताएंगे। ईशिता, पूरे राजस्थान में क्या कुछ नया अपडेट है, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है, आप वो बताएंगे।
जी ब्रजेश, काफ़ी जगहें ऐसी हैं राजस्थान में जहाँ पर ईवीएम काम नहीं कर रहा है, जैसे वो बारा हो, कोटा हो, जालौर हो, ऐसे वहाँ के कई ऐसे वोटिंग सेंटर्स हैं जहाँ पर जो ईवीएम है वो ठीक से काम नहीं कर रहा। उनको बदलने के लिए कोशिशें जारी है। कहीं पर ईवीएम चेंज हो चुके हैं, कहीं पर ठीक हो रहे हैं, लेकिन ऐसे में लोगों को बहुत परेशानी हो रही है ब्रजेश। लोग कतारों में लगे हैं। सुबह ठंड का समय था, लोग सर्दी में सुबह सुबह वोट देने आए, लेकिन उनको वोट देने का मौका अभी तक कुछ लोगों को नहीं मिल पाया क्योंकि ईवीएम ठीक नहीं है। लेकिन जहाँ तक दूसरी तरफ हम बात करें, युवाओं में जो मतदान को लेकर एक खास उत्साह देखने को मिल रहा है। युवाओं को सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, जिसके बाद युवाओं में एक उत्साह। चुनाव आयोग ने जो आदर्श बूथ बनाए थे उस पर क्या कुछ आपके पास अपडेट है? क्या कुछ युवा उस पर जा रहे हैं? क्या मतदान हो रहा है उस पर? क्या कुछ? जी बिल्कुल, काफ़ी ऐसे बूथ हैं जहाँ पर सिर्फ युवाओं की कतारें भी ज़्यादा हैं। इसी के अलावा युवाओं में एक उत्साह, जो नाखून पे स्याही का निशान है, इसे देखकर भी इसको लेकर भी काफ़ी उत्साह। जो सेल्फी का जो ट्रेंड है वो नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, सेल्फी का ट्रेंड बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। सभी युवा जो अपना नाखून पे जो निशान है उसकी फ़ोटो लेकर सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर रहे हैं। उनके लिए एक बहुत ही गर्व की बात है वोटिंग देना। तो इस बार उत्साह बहुत ज़्यादा दिख रहा है युवाओं को। अभी पूरे राजस्थान में जो हिंसा की जो खबरें आई थी, राजस्व मंत्री थे रामलाल जाट, उन पे थोड़ी बहुत हिंसा हो गई थी। तमाम जो सुरक्षा के लिए क्या कुछ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, क्या कुछ सुरक्षा को लेकर देख रहे हैं? जी बिल्कुल ब्रजेश, काफ़ी मतलब हर जो वोटिंग सेंटर्स हैं उन पर सीआरपीएफ के जवान और काफ़ी बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मी खड़े हुए हैं सुरक्षा के लिए। सारी चीज़ों की व्यवस्था है। लेकिन दूसरी जगह पे रामलाल जाट पर जो हमला हुआ, ये एक बड़ी खबर है। उन्हीं के साथ जो लोग उनके साथ कार में बैठे हुए तो उन पर भी हमले की खबर सामने आई है, लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई लगातार जारी है। ये सीता थी हमारे साथ। कहीं ना कहीं राजस्थान में जो तमाम जो छिटपुट हिंसाओं की घटनाएं खबरें सामने आ रही हैं, उसके बाद लेकिन मतदान की जो प्रक्रिया है वो लगातार तेज होती जा रही है और जो प्रत्याशियों की हैं वो भाग्य जो लगभग शाम 6 बजे तक उनके जो भाग्य का फैसला होना है वो ईवीएम में बंद हो जाएगा। हमारे साथ अभी उमंग माथुर भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अभी इससे पहले हम थोड़ी आपको और अपडेट देते हैं कि जो कि राजस्थान में अभी जो कुछ मौजूदा जो अभी घटनाक्रम चल रहा है, वो अभी राजस्थान में वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो तेज होती नजर आ रही है। चंदा, ठीक है ब्रजेश, जिस तरीके से अगर बात करें वोटिंग के प्रतिशत में इजाफा तो देखने को मिल रहा है, लेकिन हालांकि हमले छिटपुट की जो बात है वो आमतौर पर सामने हो ही जाती है। सुरक्षा व्यवस्था के बंदोबस्त तो किए जाते हैं, उसके बावजूद इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है। चूंकि तमाम जगहों की बात कर ले, तमाम संभागों की बात कर ले, तो ये भी खबरें सामने आई है कि कई जगह ईवीएम मशीन भी खराब हुई हैं। जैसा कि इशिता ने भी ये तमाम जानकारी दी, ईवीएम मशीन खराब होने के बाद लोग वहां पर अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये दिक्कतें जो हैं वो आमतौर पर हर बार सामने कहीं ना कहीं आती है। उसके बावजूद जो है, जो अधिकारी हैं या फिर बात कर ले किसी तरीके की व्यवस्था को लेकर खास पुख्ता इंतजाम नहीं करते हैं ताकि इस तरीके की जो दिक्कतें हैं वो ना हो। 7 बजे से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऐसे में अगर ऐसी दिक्कतें आती हैं तो जाहिर सी बात है लोगों को नाराजगी होगी, लोगों में गुस्सा भी व्यक्त हो सकता है। ब्रजेश, देखिए, जो राजस्थान पुलिस थी वो लगातार इंतजाम कर रही थी, वो लगातार 1 महीनों से मॉक ड्रिल की कोशिशें कर रही थी। वहीं जो चुनाव आयोग था उसने भी मॉक ड्रिल की तैयारी की थी, लेकिन कहीं ना कहीं छिटपुट की जो घटनाएं सामने आ रही है, उसमें पथराव हो या प्रत्याशियों के साथ झड़प है, वो कहीं ना कहीं पार्टियों की जो एक दूसरे मतभेद हैं उनकी वजह से सामने आ रही है। राजस्व मंत्री जो रामलाल जाट थे, उनके और बीजेपी जो कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई, वो एक जोश दिखाई दे रहा है जो मतदान के दिन आम बात है, ये दिखनी भी चाहिए और दिख भी रही है। जैसे दोनों ही पार्टियों में जैसे जैसे पारा बढ़ेगा, जैसे दिन के 12 तक 1 बजे तक जैसे जैसे मतदान की जो प्रक्रिया और आगे बढ़ेगी और आपको और भी जो हिंसा की थोड़ी बहुत घटनाएं सामने आ सकती हैं, लेकिन चुनाव आयोग और राजस्थान पुलिस तमाम उन कोशिशों को अंजाम दे रहा है कि कहीं ना कहीं इन घटनाओं को पूर्णतः पाबंदी लगाई जाए। नेताओं से लेकर और जो राजस्थान की पुलिस के जो बल के संख्या में जो लगाए गए हैं, राजस्थान पुलिस है वो लगातार कोशिश कर रही है कि कहीं भी ऐसी घटनाएं ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है और बीजेपी है, उन दोनों की जो मौखिक जो समस्याएं हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं। वहीं सचिन पायलट ने भी इसको लेकर लोगों से वोट देने की अपील की है और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी वोट देने की अपील की है। इससे पहले उन्होंने ढोक लगाई है मंदिर में जाकर। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ पूरी तरह से तैयार नजर आई है और उनको और राजस्थान की जो जनता है उनको लुभाने की पूरी कोशिश की गई है। बीते 1 महीनों में पीएम मोदी की सभाओं से लेकर और चाहे वो अशोक गहलोत की सभा हो या राहुल गांधी की सभा हो, कहीं ना कहीं पूरी तरह से लोगों को लुभाने की पूर्ण तैयारी की गई है राजस्थान में। लेकिन अब ये
कैसे ये वोट में तब्दील होता है, ये देखने वाली ऐसे बड़ी में बात है। प्रदेश संभागों का अगर जिक्र करें, 2018 की बात कर ले, कोटा संभाग, अजमेर संभाग की अगर बात कर ले तो कोटा में बीजेपी 10 और अजमेर में 13 सीटों पर कहीं ना कहीं जीत हासिल की थी और कांग्रेस इसमें कहीं ना कहीं पीछे रह गई थी। तो क्या इस बार इन तमाम संभागों में बदलाव देखने को मिल सकता है? क्योंकि बीजेपी की बढ़त जो है वो लगातार देखने को मिल रही है और जिस तरीके से तमाम जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो जमीनी स्तर पर पहुंच रहे हैं, तो लोगों का जो रुझान है वो बीजेपी की तरफ से खास तौर पर देखने को मिल रहा है। देखिए, जो राजस्थान है वो उसमें परिपाटी रही है कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, लेकिन कोटा संभाग की बात करें तो कोटा उत्तर में जो है वो कोटा उत्तर और दक्षिण में कांग्रेस का कब्जा रहा है। शांति धारीवाल वहीं से जीत कर आते हैं, तो कहीं ना कहीं शांति धारीवाल की जो विकास पुरुष की छवि है वो कोटा में बड़ा इम्पैक्ट देती है। कोटा एक बड़ा सीट एजुकेशन हब के रूप में तैयार हुआ है, अभी उन्होंने रिवर फ्रंट का उद्घाटन कराया, तो कहीं ना कहीं कोटा एक विकास के रूप में मैसेज दे रहा है। तो ये आपको देखने को मिल सकता है कि कोटा का जो विकास है वो कोटा के जो संभाग है उस पर असर दिखाई देगा। लेकिन वो जो परिपाटी की हम बार बार बात कर रहे हैं, वो परिपाटी का वो आपको दिखेगा कि वोटिंग में वो परिपाटी दिखेगी, कहीं ना कहीं बीजेपी के तरफ से वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो नजर आएगी। हालांकि कांग्रेस भी पूरी तरह से बाउंस बैक की पूरी स्थिति में है, वो जो रिवाज है वो बदलने की तैयारी में है। उनका कहना है कि राज नहीं बदलेगा, रिवाज बदलेगा। तो कहीं ना कहीं अजमेर जो संभाग है, अजमेर संभाग और कोटा संभाग में दोनों में कांग्रेस की स्थिति पिछली बार मजबूत हुई थी, लेकिन इस बार बीजेपी पूरी कोशिश में है कि कहीं ना कहीं कोटा और अजमेर में वो बाउंस बैक कर ले और उसमें बीजेपी कांग्रेस पर बढ़त हासिल करे। लेकिन देखने वाली बात होगी क्या मतदाताओं को जो पीएम मोदी और राहुल गांधी ने लुभाने की कोशिश की थी, क्या वो जनता तक उनका मैसेज पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। अगर पीएम मोदी की जो हिंदुत्व वाली जो छवि है, हिंदुत्व का जो उन्होंने बात किया, अगर उनका मैसेज पहुंचा होगा तो कहीं ना कहीं कोटा और अजमेर संभाग और पूरे राजस्थान में बीजेपी बाउंस बैक करेगी और कहीं ना कहीं कह सकते हैं मतदाताओं के मन पर जो उनकी छवि है वो बनाने की कोशिश करेगी। राम मंदिर का सबसे बड़ा बात है चंदा कि राम मंदिर का मुद्दा जो पूरी तरह से राजस्थान के चुनाव में ज्वलंत रहा है, राम मंदिर पूरी तरह से गरमाई रही उसकी राजनीति। राम मंदिर पे दर्शन कराने की बात भी आ गई कि अगर राम मंदिर पे अगर बीजेपी यहाँ जीतती है तो वो पूरे राजस्थान को दर्शन कराएगी। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि बीजेपी ने पूरे तरह से सेंट्रलाइज किया हिंदुत्व के मुद्दे को, वहीं कांग्रेस विकास के मुद्दे पर लगातार बात करती रही। लेकिन जो नरेंद्र मोदी की सभा है, नरेंद्र मोदी लगातार उन मुद्दों को हवा देते रहे जिन मुद्दों को आम जनता से जुड़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं बीजेपी ने पूरी कोशिश की है कि यहाँ पर सेंट्रलाइज करने का, ध्रुवीकरण करने की कोशिश की है। तो कोटा, अजमेर और जोधपुर संभाग पे भी असर पड़ेगा। अगर हम थोड़ी सी जोधपुर संभाग पे जाए तो जोधपुर संभाग की वहां की विधायकों का कई टिकट काटा गया, उनके जगह पे नए को मौका दिया गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने बड़े प्रयोग किए हैं, युवाओं को मौके दिए हैं, कांग्रेस वहीं मौजूदा विधायकों पे ही दाव खेल रही है। तो कहीं ना कहीं मौजूदा जो विधायक है उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति आपको नजर आएगी वो बेहद दिलचस्प होगी। लेकिन कई जगहों पर कांग्रेस जो है वो कोशिश कर रही है कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको मात दिया जा सके। ठीक है, बिल्कुल। और एंटी इनकम्बेंसी की आपने बात की, बीजेपी की तरफ से लगातार ये किया जा रहा है कि कांग्रेस का विधायकों की तरफ से एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन साफ तौर पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि किसी तरीके की एंटी इनकम्बेंसी की कोई बात नहीं है, बीजेपी सिर्फ भड़काने की ही बात कर रही है। चूंकि हमने गुज्जर समाज को लेकर खास तौर पर जिक्र किया है ब्रजेश, गुज्जर समाज पर फोकस दोनों ही पार्टियों का है। एक तरफ लगातार कही जा रही है कि उसको दरकिनार किया गया है, यानी कि बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि गुज्जर समाज को हमेशा से दरकिनार किया गया है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन अगर बात कर ले कांग्रेस की तरफ से तो सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि उन्हें भड़काने की कोशिश कर रही है ताकि वोट बैंक जो है वो साधा जाए और गुज्जर समाज को पूरी साधने की कोशिश की जाए। ऐसे में जो गुज्जर समाज की स्थिति है क्या रहेगी, इस पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, एक साल पहले मैं आपको ले जाना चाहूँगा चंदा, एक साल पहले भगवान देवनारायण की जयंती पर पीएम मोदी ने एक सभा की थी, भगवान देवनारायण के मंदिर का दौरा किया था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज तो तभी दे दिया गया था कि गुज्जर समाज को है वो बीजेपी साधने की पूरी कोशिश कर रही है और गुज्जर समाज उनके रैली में पूरी तरह से मौजूद भी नजर आया। तो कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, जो गुज्जर एक परिपाटी है और गुज्जर समाज एक राजस्थान में बड़ा वोट बैंक है, गुज्जर हो या जाट हो एक बड़ा वोट बैंक है। तो बीजेपी गुज्जर समाज को ही नहीं केवल जाट बैंक को भी पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये जाट वोट बैंक रहा है वो कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण वोट बैंक रहा है, कांग्रेस इस पे लगातार खेलती रही है। लेकिन इस बार जो गुजरों का वोट बैंक है वो अगर देखा जाए तो बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं जुड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन सचिन पायलट एक बड़ा फैक्टर साबित होंगे जो कि बीजेपी के लिए रोड़ा साबित हो रहा है। सचिन पायलट की कार्ड ढूंढ पाना अभी तक बीजेपी के लिए मुश्किल हुआ है। हालांकि विजय वैसला को उन्होंने सामने लेकर आया, विजय वैसला उतने इफेक्टिव साबित नहीं हुए कांग्रेस के सामने। जो कांग्रेस के सचिन पायलट का जो कार्ड है वो बुरी तरह से बीजेपी को प्रोवाइड करता है। राजस्थान के सियासी समीकरण और क्या कुछ कहते हैं इस पर लगातार आज हम चर्चा करेंगे, लगातार नजर बनी हुई है। ब्रजेश बहुत शुक्रिया। और
अब लोकतंत्र के महापर्व में लोग अपने घर से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। तमाम दिग्गज पहुंच चुके और लोगों से लगातार मतदान करने की अपील कर रहे हैं। कई जगहों पर लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है, तो कई जगहों पर ईवीएम मशीन खराब होने की खबर सामने आई है। चूंकि सुरक्षा को लेकर बात कर ले तो तमाम बंदोबस्त किए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात किए गए हैं। लोगों की मूलभूत जो चीजें हैं, जैसे कि बात कर ले शौचालय की बात कर ले, पानी की व्यवस्था बात कर ले, मूलभूत तमाम सुविधाएं लोगों को दी लगातार जा रही हैं। लेकिन वोटिंग प्रतिशत में किस तरीके का इजाफा क्या 2018 के मुकाबले देखने को मिल सकता है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। एक एक अपडेट राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।